नमस्कार साथियों, दृष्टि के इस प्रतिष्ठित मंच से मैं सौरभ चतुर्वेदी पुनः एक बार आप सबका स्वागत करता हूं। कल के सत्र में हमने उत्तर पूर्वी राज्यों की सुरक्षा चिंताओं पर चर्चा की थी। प्रारंभ में हमने ये देखा था कि उत्तर पूर्वी राज्यों का परिदृश्य किस प्रकार का है। फिर हमने आपको ये बताया था कि उत्तर पूर्वी राज्यों में कौन से सामान्य संकट दिखाई देते हैं, जो हमने भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सामरिक अनेक संदर्भों में देखे थे। और उसके बाद मैंने ये कहा था कि उत्तर पूर्वी राज्यों को यदि समझना है तो हमें उनके केस स्टडी को देखना पड़ेगा। हर राज्य विशेष की परिस्थितियों को अलग करके देखना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर पूर्व के राज्य कहने को एक साथ हों, सेवन सिस्टर्स, लेकिन इन सेवन सिस्टर्स के अंतर्गत भी उतने ही आंतरिक विरोधाभास दिखते हैं जैसे एक परिवार के बच्चों में दिखते हैं। तो हर किसी की सामान्य समस्याएं एक जैसी हों, लेकिन विशिष्ट समस्याएं अलग हैं, जो केस स्टडी के माध्यम से समझी जा सकती हैं। असम और नागालैंड की केस स्टडी कल के सत्र में हमने की थी। इसके बाद जो बाकी बचे 5 राज्य हैं, जिसमें मिजोरम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, मेघालय है और अरुणाचल प्रदेश है, इन राज्यों की केस स्टडी हम आज के इस सत्र में करेंगे। और उसके अलावा उत्तर पूर्वी राज्यों के संदर्भ में सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं, सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों में उत्तर पूर्व के विकास के लिए जो तीव्र गति से कार्य किए गए हैं, उनको किस ढंग से देखा जा सकता है, वो हम आज के सत्र में बताएंगे। इसके साथ साथ इस सत्र के दौरान मैं कुछ कंटेम्पररी मुद्दों पर भी चर्चा करूंगा। जैसे मिजोरम की चर्चा के दौरान हमें ये बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि मिजोरम में भ्रू प्रत्यार्पण का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। तो और भ्रू प्रत्यार्पण के संदर्भ में 2018 फिर 2019 में नए समझौते भी किए गए हैं। तो भ्रू प्रत्यार्पण के मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मणिपुर के संदर्भ में इनर लाइन परमिट 2018 में मणिपुर चौथा राज्य बना है जिसे इनर लाइन परमिट से जोड़ा गया है, तो हम इनर लाइन परमिट की बात करेंगे। इसके अलावा मेघालय और अरुणाचल प्रदेश से अभी आफ्स्पा हटाया गया, अरुणाचल के अधिकांश हिस्सों से और मेघालय से। तो आफ्स्पा क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे हम। तो भ्रू प्रत्यार्पण, इनर लाइन परमिट, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, और इसके अलावा 371 के अंतर्गत उत्तर पूर्व के राज्यों को कुछ विशेष रियायतें मिली हैं, उसको हम इसके अंतर्गत ही चर्चा में शामिल करेंगे। और इस प्रकार से ये जो सत्र रहेगा आपका 5 राज्यों की केस स्टडी, सुधार की रणनीति और कुछ समसामयिक मुद्दों से जुड़ेगा। तो आफ्टर असम एंड नागालैंड द थर्ड स्टेट जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं इंसर्जेंसी के संदर्भ में, वो है मिजोरम। मिजोरम के बारे में ये भी जानिएगा कि ये एकमात्र वो स्टेट है जिसने उग्रवाद से शांति और फिर शांति से असुरक्षा तक की यात्रा तय की है। यानी मिजोरम हमारे पास एग्जाम्पल है, हम कैसे पीस अकॉर्ड को आगे ले जा सकते हैं या कैसे पीस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और मिजोरम इस बात का भी उदाहरण है कि यदि संपन्नता आ जाए तो फिर कैसे लोग गलत काम करने लगते हैं या विद्रोह आने लगता है। कुल मिलाकर कहानी यह है कि मिजो रियासत या मिजो क्षेत्र को भारत में मिलाने और फिर भारत के बाद असम का हिस्सा बनाने का मिजो लोगों ने विरोध किया था। और इस विरोध में सबसे ज्यादा मुखर थे मिजो के मिशनरी, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए नागालैंड के बाद सबसे ज्यादा या नागालैंड के साथ सबसे ज्यादा क्रिश्चियनिटी जहां पर अपनाई गई है, तो मिजोरम में क्रिश्चियन जो हैं वो मेजॉरिटी हैं, बहुसंख्यक हैं। 60% प्लस पॉपुलेशन जो रहती है वो इन्हीं की है। तो मिशनरीज ने यहां पर विरोध किया था, अंग्रेज अधिकारियों ने साथ दिया था और उन्होंने भारत में विलय को गलत बताया था। वो ये चाहते थे कि यहां पर एक देश होना चाहिए जहां से हम क्रिश्चियनिटी मिशनरी एक्टिविटीज को स्प्रेड कर सकें, और इसलिए वो भारत से अलग देश के रूप में रहना चाहते थे। बहरहाल भारत की परिस्थितियों को देखते हुए मिजोरम भारत का हिस्सा बना, और भारत का हिस्सा बनने के साथ वो असम राज्य के अंतर्गत आया। और असम से सबसे दूरस्थ राज्य था, भारत का सबसे रिमोट स्टेट माना जाता है मिजोरम। यदि आप देखते हैं तो हमारे नक्शे में सबसे नीचे तक जो स्टेट जाता है वो मिजोरम का स्टेट है, ये वाला।
ठीक है, तो सबसे दूरस्थ राज्य के तौर पर देखा जाता है और इसकी सीमाएं यहां बर्मा से मिलती हैं। ठीक, यहां बांग्लादेश और इंडियन ओशन से रिलेशन कनेक्टेड है, तो यहां पर ये देखना पड़ेगा, ये मिजोरम है। तो मिजोरम को जब असम के साथ जोड़ा गया तो मिजोरम में एक टर्म आती है 1960s में जिसका नाम है मौतम। हम मातम बोलते हैं, MAUTOM, मौतम। मौतम वो स्थिति मानी जाती है जब मिजोरम में अकाल पड़ता है, और इसका संबंध वो बैम्बू प्रोडक्शन से जोड़ते हैं। उनका ये कहना है कि जब बांस की जो उपज है या बांस का उत्पादन जो है वो घटता है, तो उस दौर में उनका अंधविश्वास है कि मिजोरम में जो अकाल की स्थितियां बनती हैं। तो 1960s का शुरुआती दौर मिजोरम में मौतम का दौर था, और जब यहां मौतम से मौतें हो रही थी उस दौरान असम की सरकार नीरो की तरह सो रही थी। तो इससे मिजोरम जो पहले से ही भारत या असम का हिस्सा बनने से नाराज था, उसकी नाराजगी कई गुना बढ़ जाती है, और फिर मिजो जनजातियों की नाराजगी को आगे बढ़ाता है असमिया को राजभाषा का दर्जा देना, जो 60-62 में दिया गया था। इन दोनों स्थितियों को देखते हुए मिजोरम में एक विद्रोही गुट का निर्माण होता है जिसका नाम है MNF। तो पहला गुट जो मिजोरम में बनेगा उसका नाम है MNF, मिजो नेशनल फ्रंट, और उसके नेता बनेंगे लाल डेंगा। ये पहला गुट है। इसको मिशनरियों का, पादरियों का सपोर्ट हासिल है, जनजातियों का, स्थानीय जनता का सपोर्ट हासिल है। और MNF जो रहेगा, या वो 1966 में लाल डेंगा या MNF अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देगा। वो ये कहेगा कि हम भारत से अलग एक क्या हैं, देश। और इस घोषणा के करते ही भारत सरकार आक्रामक हो जाएगी, और यहां 3-4 दिन बाद तो खबर मिलती है कि मिजोरम निपट गया। उस समय भारत में भी अस्थिरता का दौर है, 66-67 कांग्रेस के विभाजन की स्थितियां हैं, और इस दौर में यहां पर एयर स्ट्राइक करवाई जाएगी। ये बहुत ध्यान से याद रखिएगा, भारत के इतिहास में पहला राज्य जिस पर हमारी ही सेना ने बम बरसाए थे, और शायद एकमात्र राज्य भी होगा, उसका नाम क्या है, मिजोरम। और इस पीड़ा को मिजोरम और उसकी जनता कभी नहीं भूलेगी, और अगले 20 सालों तक मिजोरम की धरती पर जो पैदा होंगे वो होंगे अलगाववादी, नक्सल, आतंकवादी, क्योंकि उनको वो कहानी याद दिलाई जाएगी कि कैसे भारत की सेना ने हमारे घरों पर बम बरसाए थे। तो हर घर से आतंकी निकलेगा। इन परिस्थितियों में 20 साल तक मिजोरम धीरे धीरे दिखाई देगा। ठीक है, 1967 में अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत बैन कर दिया जाएगा मिजो नेशनल फ्रंट को। लेकिन 70 के दशक में फिर परिस्थितियां बदलेंगी, और इस बार परिस्थितियों को बदलने में जो जिम्मेदार रहेंगे वो पहला तो बांग्लादेश एंगल है कि भाई अब बांग्लादेश जो है, पाकिस्तान बांग्लादेश में बदल चुका है, इसलिए बांग्लादेश से सपोर्ट मिलना कहीं ना कहीं बंद हो गया है। ठीक है, तो बांग्लादेश से सपोर्ट कम हो गया है। इंदिरा गांधी द्वारा बातचीत का प्रयास किया गया है, और बातचीत के तहत 1972 में इनको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया है। लेकिन इससे अलगाववादी आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि वो जो पीड़ा है बम खाने की, वो तो खत्म नहीं हुई। इस दौर में वहां एक नेता, पादरी थे, क्रिश्चियन नेता थे कांग्रेस के, वो उभरेंगे, जिनका नाम था टी साइलो। और टी साइलो वहां के युवाओं को, वहां की मिशनरी को, वहां की महिलाओं को हथियार डालने के लिए प्रेरित करेंगे, और ये कहेंगे कि कब तक भारत से हम लड़ाई नहीं लड़ सकते, भारत बड़ा देश है, हमें कभी आजादी नहीं मिलेगी, लेकिन कब तक हमारी आने वाली पीढ़ियां ठीक हथियार उठाकर जिएंगी, कब तक हमारी आने वाली पीढ़ियां इसी तरीके से अलगाववादी बनकर जिएंगी। तो वो कहीं ना कहीं MNF के नेताओं को इस बात के लिए तैयार करते हैं कि वो सरेंडर कर दें या वो बातचीत की टेबल पर आए। और टी साइलो के प्रयासों को ही आगे चलकर राजीव गांधी का साथ मिलता है, और मिजो अकॉर्ड साइन होता है। और इस अकॉर्ड के तहत मिजो नेशनल फ्रंट अब टेररिस्ट आउटफिट से पॉलिटिकल बॉडी बन जाता है। नाम वही रहता है,
नाम नहीं बदलता। अब मिजो नेशनल फ्रंट, अभी भी मिजो नेशनल फ्रंट वहां पर एक राजनीतिक दल के रूप में है, ये एक पॉलिटिकल बॉडी बन जाता है और पॉलिटिकल बॉडी बनकर मिजो नेशनल फ्रंट चुनावों को लड़ता है। अब बहुत मजेदार कहानी देखिएगा। 1986 मिजो अकॉर्ड साइन होगा, जिसमें साइलो, राजीव गांधी, तो ये ट्रायलैटरल एग्रीमेंट के तौर पर आप देख सकते हैं, ठीक, जहां यूनियन टेरिटरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है और मिजो नेशनल फ्रंट है। जो चुनाव होंगे उन चुनावों में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो चुनाव होंगे उन चुनावों में जो जीतेगा, तो मिजो नेशनल फ्रंट और कांग्रेस दोनों चुनाव लड़ रही है, उस जीतने वाले नेता का नाम था ललथनवाला। लेकिन ललथनवाला पॉलिटिकल त्याग की मिसाल देते हुए गद्दी लालडेंगा को दे देंगे, बोलेंगे कि चलो यहां सत्ता और विपक्ष की बात नहीं है, मिलकर मिजोरम को आगे बढ़ाते हैं। यह है पॉलिटिकल सेक्रीफाइस। इस त्याग की उम्मीद आप किससे कर सकते हैं जब मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने के लिए लोग एक दूसरे का गला काटने तैयार हैं, कोई व्यक्ति हाथ में आई हुई सत्ता किसी को दे देगा। अब लालडेंगा जो आतंकवादी है 20 साल से मिजो नेशनल फ्रंट के माध्यम से, वो अब मिजोरम का मुख्यमंत्री हो गया है। ये इसीलिए कहा जाता है मिजो पीस मॉडल इज एन आइडियल मॉडल टू कंट्रोल इंसर्जेंसी इन एनीवेयर इन इंडिया। हमको इस मॉडल को यूज करना चाहिए और इस मॉडल के बाद लालडेंगा के नेतृत्व में मिजोरम आगे बढ़ता है। और आपकी जानकारी के लिए मिजोरम पर कैपिटा इनकम में, सेक्स रेशियो में, एडुकेशन में, लिटरेसी में, सब में, अर्बनाइजेशन में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में अगले 20 सालों में सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरता है। और इसीलिए यदि कोई मुझसे कहे कि मिजो पीस मॉडल क्या है, तो मैं मिजो पीस मॉडल में 3-4 बातें कहूंगा। मिजो पीस मॉडल की पहली बात है, ठीक है, पॉलिटिकल विजडम, राजनीतिक समझ। दूसरी, और ये पॉलिटिकल विजडम दिखाई साइलो ने और गांधी ने, राजीव गांधी ने। राजीव गांधी बहुत सारी चीजों के लिए जाने जा सकते हैं, लेकिन अपने कम समय में उन्होंने जो 2-3 बातें बहुत ताकतवर की थी या महत्वपूर्ण की थी, जिनको आप नकार नहीं सकते। एक, आप उनकी कंप्यूटर क्रांति को याद रखते हैं, आज उसी के थ्रू कोविड के दौर में आप तक चीजें पहुंच रही हैं। दूसरा, आप पंचायती राज को याद रखते हैं, आज भारत में हर समस्या का समाधान वहां तक जाता है। सो इन अ लिमिटेड फेज ऑफ टाइम, यदि हम किसी नेता के द्वारा किए गए बड़े कार्यों को देखें तो राजीव गांधी हुए, अटल बिहारी वाजपेयी हुए, दे डिड फिनोमिनल वर्क इन स्पाइट ऑफ देयर इंडिविजुअल क्रिटिसिज्म। तो राजीव गांधी ने एक और चीज, लोंगोवाल समझौता, जो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद खालिस्तान आंदोलन को समाप्त करने के लिए राजीव गांधी लोंगोवाल अकॉर्ड एक बहुत बड़ा अकॉर्ड है। और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट पीस के लिए राजीव गांधी के बाद किसी ने काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि राजीव गांधी ने ही वो असम अकॉर्ड साइन करवाया जिसके तहत अभी एनआरसी की पृष्ठभूमि बनी है। राजीव गांधी ने ही मिजो अकॉर्ड साइन किया है ना। और वही राजीव गांधी शांति सेना के लेवल पर अलग भी हैं। बहरहाल हम भटक जाएंगे। हम ये बोलें कि पॉलिटिकल विजडम जो साइलो ने दिखाई या राजीव गांधी ने दिखाई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल सेक्रीफाइस जो ललथनवाला ने दिखाया वो बहुत बड़ा है, ठीक। पॉलिटिकल लीडरशिप जो लालडेंगा ने दिखाई वो बहुत बड़ी है। तो 3 बातें हैं, पॉलिटिकल विजडम, पॉलिटिकल सेक्रीफाइस, पॉलिटिकल लीडरशिप और पॉलिटिकल सपोर्ट जो वहां की सिविल सोसाइटी ने दिखाया, जो वहां की महिलाओं ने दिखाया, जो वहां के युवाओं ने दिखाया। महिलाओं ने कहा कि हम अपने बच्चों को ऐसे जन्म देकर क्या करेंगे जब उनकी जीवन ही सुरक्षित नहीं है। तो महिलाओं का आगे आना, मिशनरीज का आगे आना, ये पॉलिटिकल सपोर्ट है। तो 4 तरीकों से मिजो पीस मॉडल को आप बता सकते हैं, पॉलिटिकल विजडम, पॉलिटिकल सेक्रीफाइस, आपका पॉलिटिकल सपोर्ट और एक और जो शब्द मैंने आपको कहा ये इसके अंतर्गत आएगा। ये मिजो पीस मॉडल है, उग्रवाद से शांति। लेकिन इन रीसेंट टाइम मिजोरम में फिर से असुरक्षा बढ़ रही है और इस बार असुरक्षा बढ़ने के पीछे कारण है, जैसे देखो पंजाब संपन्न हुआ तो उड़ता पंजाब हो गया, शराबखोरी में, ड्रग्स में। पंजाब के बाद जो दूसरा राज्य उड़ता यानी नशाखोरी के लिए बहुत चर्चित है वो मिजोरम है। आपकी जानकारी होगी कि मिजोरम गोल्डन ट्रायंगल से जुड़ा हुआ है, जिसमें थाईलैंड, बर्मा और लाओस का ड्रग कॉरिडोर आता है। और
मिजोरम ड्रग पैसेज का काम कर रहा है, बांग्लादेश तक ड्रग्स भेजने के लिए, भारत तक ड्रग्स भेजने के लिए ये मिजोरम से होकर जाते हैं। और यहाँ सजातीय सीमाएं हैं, दोनों तरफ एक जैसी जनजातियां रहती हैं। तो मिजोरम में असुरक्षा का सबसे बड़ा कारण इस समय, ये होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट कहती है, ड्रग ट्रैफिक हो रहा है। और यही ड्रग का पैसा फिर आप जानते हैं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में यूज होता है। दूसरी चीज, मिजोरम में अलगाववादी ताकतें बहुत प्रबल हो रही हैं। 2012 वही जो ताकतें पहले मिजोरम को कहती थी कि हमको अलग रहना है, तो वहां जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसी है वो बढ़ रही है। मिशनरीज फिर से एंटी इंडिया एटीट्यूड अपना रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। 2015 में इन्होंने यूनाइटेड नेशन के एक रेजोल्यूशन को आधार बनाते हुए देशज अधिकार कानून, द लॉ फॉर डोमेस्टिक पीपल राइट, देशज अधिकार कानून पारित किया है। और इस कानून के तहत, ये कानून स्थानीय लोगों को यह अधिकार देता है कि वो अपने क्षेत्र में किसी भी एस्टैब्लिशमेंट को रोक सकते हैं। तो इस देशज अधिकार कानून को 2015 में पारित करने के बाद मिजोरम की विधानसभा भारत के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा वहां वायुसेना को बनाना है, वहां पर बिजली घरों को बनाना है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चरल काम करना है, इनका विरोध कर रही है। यानी वहां सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज बहुत गंभीरता से आ रही हैं। मिजोरम में एक जनजाति रहती है, हमर जनजाति, और ये पहले से ही मिजो अकॉर्ड के खिलाफ थी। ये अपने लिए अलग राज्य मांग रही है जिसका नाम है हमर रम। तो हमर रम या हमर लड़ाई, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है जो मिजोरम में दिखाई दे रही है। लेकिन मिजोरम का वर्तमान अशांति का या पिछले 10-15 सालों की अशांति का जो सबसे बड़ा संकट है वो है ब्रू संकट। और ब्रू संकट पिछले 2 सालों में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। ब्रू प्रत्यार्पण या ब्रू की वापसी के रोड मैप से जुड़े बहुत सारी बातें हुई हैं, 2019-20 में हुई है। तो इसको हम एक अलग टॉपिक के तौर पर देखने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज ब्रू क्राइसिस, ब्रू क्राइसिस क्या है। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। ब्रू जो है वो एक ट्राइब है जो मिजोरम और त्रिपुरा इन दोनों जगहों पर रहती है। ब्रू इज अ ट्राइब लिविंग एट 2 places। ठीक है, अब इस ट्राइब को त्रिपुरा में रेयांग कहते हैं और मिजोरम में इसको कहते हैं ब्रू। ये त्रिपुरा की 20+ ट्राइब में सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब है। 5 लाख के करीब इसकी आबादी है। कहां? त्रिपुरा में। तो त्रिपुरा में ब्रू लोग पहले से भी रहते हैं, लेकिन उनका नाम क्या है? रेयांग। और ये एक डोमिनेंट ट्राइब है त्रिपुरा की पॉपुलेशन में, एक प्रभावी ट्राइब है त्रिपुरा की पॉपुलेशन में। ठीक है, अब हुआ ये कि 1995 में ये आपका जो मिजोरम है, इसके ये जो ऊपरी जिले हैं, एक का नाम है मोमित, ठीक है, ऊपरी जिला है, और दूसरे का नाम है कोलासिब। यहां पर कोलासिब, तो मोमित और कोलासिब जिलों में जहां पर बेसिकली ब्रू ट्राइब प्रोमिनेंट थी, 1995 के आसपास यहां पर मिजो जनजाति के द्वारा एक विरोध शुरू किया गया। ठीक है, यह विरोध यंग मिजो एसोसिएशन, मिजो स्टूडेंट यूनियन, यंग मिजो एसोसिएशन, मिजो स्टूडेंट यूनियन, इन संगठनों ने किया। और इन्होंने मांग की दैट ब्रू आर नॉट द नेटिव मिजो पीपल। ब्रू जो हैं वो मिजोरम के स्थानीय लोग नहीं हैं, और इसीलिए इन लोगों को भारत से या मिजोरम से बाहर कर दिया जाना चाहिए, और यदि नहीं भी कर रहे हैं तो इनके वोटिंग राइट्स छीन लेने चाहिए। अब आप भारत में रह रहे किसी आदमी के वोटिंग राइट छीनने की बात करोगे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इनकी मांग के विरोध में ब्रू ने अपनी सुरक्षा के लिए ब्रू नेशनल लिबरेशन फ्रंट नाम का एक आउटफिट बनाया। ये कहीं ना कहीं टेरर आउटफिट ये मान लीजिए, ब्रू नेशनल लिबरेशन फ्रंट। और फिर पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने के लिए इन्होंने ब्रू नेशनल यूनियन बनाई,
जो इनका पॉलिटिकल विंग था, जो ब्रू अधिकारों की बात करता था। ठीक है, अब मिजो और इनके बीच संघर्ष शुरू हो गया। 1997 में एक मिजो फॉरेस्ट गार्ड की हत्या होती है। छोटी छोटी सी घटनाएं बहुत प्रबल हो जाती हैं। जैसे अभी रिसेंटली 1 साल पहले मिजो और ब्रू पति पत्नी थे, तो पत्नी की हत्या हो जाती है और आरोप इसको कम्युनल, ये वाला एंगल, ट्राइबल एंगल दे दिया जाता है कि ये जनजातीय लड़ाई है, मतलब पति पत्नी की हत्या कर दे, कुछ इस ढंग की घटना हुई थी, इफ आई रिकॉल इट करेक्टली। बहरहाल 1997 में मिजो फॉरेस्ट गार्ड की हत्या कर दी जाती है। इस हत्या के दुष्परिणाम इतने घातक होते हैं कि ये मोमित कुलासिब क्षेत्र में 41 गांवों में लगभग 1400 घरों को जला दिया जाता है और लगभग 50,000 लोग डिस्प्लेस कर दिए जाते हैं। किसके द्वारा? मिजो नवयुवकों के द्वारा। इस हिंसा से प्रभावित होकर 1997 में कोलासिब मोमित जिलों के जो मिजो लोग हैं वो त्रिपुरा चले जाते हैं। वो कहां चले जाएंगे? त्रिपुरा। और नॉर्दर्न त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में कंचनपुर, पनीसागर, ये क्षेत्र हैं नॉर्दर्न त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में। इन क्षेत्रों में 6 ब्रू शरणार्थी कैंप बनाए जाते हैं, जहां लगभग 37,000 ब्रू शरणार्थियों को रखा जाता है। लेकिन तात्कालिक रूप से तो शरणार्थियों को रख लिया, लेकिन इनके रहने खाने सबकी व्यवस्था, शरणार्थी कैंपों की व्यवस्था तब से चल रही है 1997। अब आप सोच लो 22 साल हो चुके हैं, 23 साल। पिछले 23 सालों से ब्रू प्रत्यार्पण की मांग शुरू होती है। अब ये बड़ा मजेदार चीज है। ब्रू जनजाति शरणार्थी नहीं है। शरणार्थी वो होता है जो बाहर से आए, लेकिन इनकी हालात शरणार्थियों से भी खराब है। ब्रू जनजाति की स्थिति वही है जो कश्मीरी पंडितों की है। हालांकि वो तो उसी राज्य में आकर बसे, जम्मू में कैंप में, इनको दूसरे राज्य में बसाया गया। ब्रू जनजाति को कहते हैं इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल का उदाहरण, आंतरिक रूप से विस्थापित लोग। और ये आंतरिक रूप से विस्थापित लोग त्रिपुरा में जाकर बसे और वहां पर जो पहले से हमने कहा रेयांग नाम से उनके समुदाय वाले लोग रहते थे, उन्होंने उनकी मदद की। त्रिपुरा सरकार ने मदद की। माणिक सरकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, जो 90s के बाद लगातार 20-25 सालों तक त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रहे हैं। अभी रिसेंटली तक माणिक सरकार का गुड गवर्नेंस मॉडल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो चकमा शरणार्थियों को भी प्रश्रय देते हैं। त्रिपुरा इन जनरल बिकम्स अ हब। लेकिन त्रिपुरा के पास अपने रिसोर्सेस का संकट है, तो त्रिपुरा गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से बार बार ये कहती है कि भाई इनकी वापसी की बात की जाए, नहीं तो हमको कुछ पैसा वैसा दो इनको रखने के लिए। और अंततः 2009 में, 97 के बाद 12 साल हो जाएंगे, आप ध्यान रखिएगा, 2009 में ब्रू प्रत्यार्पण रोडमैप की शुरुआत होती है। ठीक है, ब्रू प्रत्यार्पण रोडमैप की शुरुआत होती है। 2009 से 8 चरणों में ब्रू जनजाति के लोगों को वापस त्रिपुरा में बसाने की कोशिश की जाती है। लेकिन इन सारे प्रयासों में सिर्फ 5,000 लोग ही वापस जा पाते हैं, और वो भी जाकर वापस आ जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी सुरक्षा वहां नहीं है, हमारे रोजगार वहां नहीं है। यानी ब्रू प्रत्यार्पण रोडमैप विफल हो जाता है। ब्रू को वापस करने, त्रिपुरा मिजोरम वापस भेजने का निर्णय सरकार का असफल हो जाता है। ये 2009 से 2018 के बीच 8 चरण चलते हैं। 9th फेज 2019 में शुरू होता है। और ये फेज अलग से क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूं, क्योंकि 2019 में 9th फेज में, ठीक, जब वापसी की बात आती है तो हार्डली 210 लोग जाते हैं। लेकिन इसी दौर में अब
ब्रू का रिप्रेजेंटेटिव एक ऑर्गेनाइजेशन हमारे सामने आ जाता है जिसका नाम है मिजो ब्रू डिस्प्लेस्ड पीपल फोरम। मिजो ब्रू डिस्प्लेस्ड पीपल फोरम। मिजो ब्रू डिस्प्लेस्ड पीपल फोरम। ये ब्रू जनजाति के वापसी से जुड़े मामलों में, ब्रू जनजाति के अधिकारों से जुड़े मामलों में सरकार से बातचीत करने वाला मंच है मिजो ब्रू डिस्प्लेस्ड पीपल फोरम। इस फोरम के साथ भारत सरकार लगातार बातचीत कर रही है, मोदी जी के नेतृत्व में गवर्नमेंट लगातार प्रयास कर रही है और पहला समझौता एग्रीमेंट 2019 के करीब सामने आता है और फिर दूसरा समझौता 2020 का समझौता माना जाता है, यानी 2 समझौते इनके साथ किए जाएंगे। तो प्रारंभिक समझौता जो होता है वो 4 पार्टी एग्रीमेंट कहलाता है और 4 पार्टी एग्रीमेंट में यह तय होता है कि इसमें एक पार्टी कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, दूसरी पार्टी कौन है, आपकी त्रिपुरा सरकार है, तीसरी पार्टी मिजोरम सरकार है और चौथी पार्टी है ये फोरम। इन 4 लोगों के बीच ये समझौता होता है कि अभी भी मिजोरम में लगभग 32,000 लोग त्रिपुरा में जो बसे हुए हैं उनको वापस मिजोरम भेजा जाएगा। ये पहला समझौता है, याद रखिएगा। 2 समझौते हैं, पहला और दूसरा। तो पहला समझौता ये बोलता है कि 32,876 कुछ लोग हैं उनको वापस भेजा जाएगा। वापस भेजने के बाद इनको 435 करोड़ रुपए का पैकेज दिया जाएगा। इस पैकेज के तहत इनको प्रति व्यक्ति 4 लाख रुपए दिए जाएंगे जो 3 साल वहां लगातार रहने के बाद मिलेंगे। इनको घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए की सहायता की जाएगी। 2 साल तक फ्री राशन दिया जाएगा और इसके अलावा 5,000 रुपए महीने भी 2 साल तक दिए जाएंगे। ये 4-5 बातें थी, ये समझिएगा। लेकिन इन सारी बातों के होने के बावजूद ये जो फोरम है ये पहले समझौते से बाहर चला जाता है, क्योंकि उसका ये कहना था कि इसमें हमारी सुरक्षा की कोई बात नहीं कि मिजोरम हम गए और वहां मिजो जनजाति ने फिर हमको, दूसरा यहां आपने डिमार्केटेड एरिया नहीं बताया है कि हम कहां बसेंगे। आप कम से कम बताइए तो, ताकि हम ये देखें तो, लैंड वेरीफाई तो आप करिए कि हम जहां जा रहे हैं वहां मिजो बाहुल्य तो नहीं है। तीसरा, इस समझौते में ये नहीं कहा गया है कि आप हम सबको एक साथ बसाएंगे, तो फिर आपने हमको छोटे छोटे टुकड़ों में मिजोरम में 10 जगह रख दिया तो मिजो फिर हमारा नरसंहार करेंगे, तो फिर हमारे लिए संकट पैदा हो जाएगा। फिर इनकी ये मांग थी कि यदि हम मिजोरम जा भी रहे हैं तो हमको 6th शेड्यूल के तहत एक ऑटोनॉमस काउंसिल दे दी जाए। तो ऑटोनॉमस काउंसिल की डिमांड थी, ठीक है। इनके द्वारा लैंड वेरिफिकेशन की मांग थी। इनके द्वारा ये मांग की गई थी कि हमको कॉन्सेंट्रेटेड रूप से बसाया जाए, हमें सुरक्षा की गारंटी दी जाए। और सबसे बड़ी मांग जो मिजोरम के इस ग्रुप की थी वो ये थी कि 5 लाख तुरंत दो, 3 साल बाद तुमने दिए नहीं दिए। और इस तरीके से जो पहला ब्रू पीस एग्रीमेंट था वो फेल हो गया। इस एग्रीमेंट के फेल होने के बाद जो नया एग्रीमेंट आया है, और ये एग्रीमेंट इस साल क्या हुआ है, नोटिफाई हुआ है, सक्सेसफुल हुआ है, तो ये इसीलिए इस साल सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो ये भी 4 पार्टी एग्रीमेंट है। बदलाव जो हुआ है वो 2 स्तरों पर देखिए। अब 435 करोड़ की जगह 600 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, पॉइंट 1। दूसरी और सबसे बड़ी बात, अब मिजोरम में नहीं बसाया जाएगा, अब त्रिपुरा में ही बसाया जाएगा। तो नए एग्रीमेंट में अब 600 करोड़ रुपए देने की बात है, अब त्रिपुरा में ही बसाया जाएगा। अब 4 लाख रुपए आपको 2 साल में मिल जाएंगे, एफडी के रूप में रहेंगे, 2 साल में मिल जाएंगे। बाकी 5,000 रुपए 2 साल तक आपको मिलते रहेंगे। मकान बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए मिलते रहेंगे। यह भी कहा गया है कि 40/30 का एक प्लॉट गवर्नमेंट द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा, 2 साल तक राशन भी मिलता रहेगा। तो त्रिपुरा में ही बसाने को लेकर अब एग्रीमेंट हो गया है। और यह एग्रीमेंट अच्छा इसलिए है क्योंकि यदि ब्रू वापस जाते तो मिजो उनको लेने को तैयार नहीं है। तो यदि आपसे बोलें कि रीसेंट ब्रू एग्रीमेंट के पक्ष में तर्क क्या है, तो आप ये कहेंगे कि चूंकि मिजो तैयार नहीं थे और त्रिपुरा के लोग तैयार थे, क्योंकि वो बोल रहे थे ये हमारे ही लोग हैं, बंगाली भाषी लोग हैं, हम रख लेंगे। तो ये अच्छा है कि आपने दोनों राज्यों की इच्छा से किया, वरना मिजोरम पर ये निर्णय लागू करने की दिक्कत होती।
तो पॉजिटिव ये है कि ये त्रिपुरा की इच्छा से होने वाला निर्णय है। दोनों जगह अब जो सरकार है वो समरूप है, तो उनके बीच सहमति है। लेकिन इसके विरोध में ये कहा जा रहा है कि यदि ये परंपरा हुई कि भाई आप किसी क्षेत्र से किसी माइनॉरिटी ग्रुप को हटा दीजिए और बाद में उस ग्रुप को भारत में कहीं और बसा दीजिए, तो अच्छा ये नहीं होता कि उनको उनका होमलैंड वापस दिया जाता। तो वी आर एस्टैब्लिशिंग अ रॉन्ग ट्रेडिशन बाय डूइंग दिस, और इसका रेप्लिकेशन, इसके प्रभाव आगे दिख सकते हैं। हो सकता है इससे माइनॉरिटी ग्रुप्स को डिस्प्लेस करने वाली ताकतें और प्रबल हो जाएं, ताकतवर हो जाएं। यह भी कहा जा रहा है कि इनके यहां बस जाने के बाद त्रिपुरा में इंटरनल ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ सकता है, क्योंकि अब इनके जुड़ने के बाद यहां रेंगमा और ताकतवर जनजाति हो जाएगी, तो वहां की मूल जनजातियों के साथ इनका संघर्ष बढ़ सकता है। तो यही है ब्रू जनजाति का संकट, जो मिजोरम में अलग से क्वेश्चन बनकर पूछा जा सकता है। सो आफ्टर द वोलेटाइल स्टेट ऑफ असम, नागालैंड एंड मिजोरम, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट वोलेटाइल स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट। ऐसा कहा जाता है कि यदि नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा असंतोष और अशांति कहां दिखाई देती है, तो उस छोटे से राज्य में दिखाई देती है जिसका नाम है मणिपुर। यहां मणि शब्द ज्वेल, इसे ज्वेल ऑफ इंडिया कहा जा सकता है, भारत का मोती कहा जाता है इसे स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है ड्यू टू इट्स ब्यूटी। इसे भारत में मिनरल फॉरेस्ट रिच स्टेट के तौर पर भी देखा जाता है। मिनरल में यहां पर लोकटक लेक और वैली में ऑयल एंड नेचुरल गैस के भंडार हैं। फॉरेस्ट यहां बहुत संपन्न हैं, और इसके अलावा यहां पर हाइड्रल पावर पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है। और इन सब के बावजूद ये कहा जाता है कि इसके कारण पर्यटन के लिहाज से, संसाधन के लिहाज से संपन्न ये राज्य नॉर्थ ईस्ट के सबसे विपन्न राज्यों में से क्यों है। मैं फिर से कह रहा हूं, रिसोर्स रिच पुअर स्टेट के तौर पर मणिपुर को देखा जाता है, और इसीलिए मणिपुर के असंतोष में कई बातें कही जा सकती हैं। ठीक, तो मणिपुर के असंतोष में एक बड़ा कारण वही विकास और उग्रवाद वाला विकासात्मक वंचना का है, और इस विकासात्मक वंचना को जिसने स्वर दिया है वो है जनजातीय आंतरिक संघर्ष। याद रखिएगा, जनजातियां आपस में तो कई जगह लड़ रही हैं। हमने नागालैंड में लड़ते देखा, हमने असम में लड़ते देखा, लेकिन सबसे ज्यादा जनजातियों की लड़ाई और जनजातियों से जुड़े आतंकी संगठनों की लड़ाई यदि कहीं दिख रही है तो वो दिख रही है मणिपुर में। ठीक, तो मणिपुर के असंतोष को समझने के लिए यदि आप देखें तो मणिपुर को 1949 में मणिपुर रियासत का विलय भारत के अंतर्गत किया गया और इसे असम राज्य का हिस्सा बनाया गया। इस विलय का विरोध ही मणिपुर के लोगों ने लंबे समय तक किया। ठीक, मणिपुर में मैती डायनेस्टी मिलती थी। मैती आर बेसिकली इनिशियली दे आर मैती मुस्लिम्स, बाद में ये वैष्णव में कन्वर्ट भी इनमें से कुछ हुए तो मैती हिंदूज कहलाए। तो यहां मैती रियासत या मैती किंगडम डायनेस्टी राजवंश का शासन था, और इसका विलय जब भारत में किया गया तो इसका लोगों ने विरोध किया। ठीक है, आगे चलकर मणिपुर का राज्य दो हिस्सों में बंट गया। एक वैली रीजन, घाटी क्षेत्र, जहां मैती बहुसंख्यक रहते थे, जिनकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 65% थी, इसको मैती मेजॉरिटी कहा जाएगा। और हिल एरियाज पर रहते थे आपके नागा और कुकी। ठीक है, नागा इज अराउंड 18%, कुकी इज अराउंड 15%, बाकी थोड़े बहुत इधर उधर के लोग होंगे। तो ये नागा और कुकी पहाड़ों पर रहने वाले लोग थे, और ये है डेमोग्राफिक और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन मणिपुर। और यही मेन कारण है, मणिपुर में प्रश्न आएगा, मणिपुर के आंतरिक अशांति का कारण विकासात्मक वंचना से ज्यादा वहां जनजातीय विभाजन है।
यहां वैली लेवल रीजन पर जो मैती समुदाय रहता है, जो मैती राजवंश से भी संबंध लेकर हमने बात की है, ये मैती समुदाय बहुसंख्यक समुदाय के रूप में है, लेकिन इसे रिजर्वेशन वगैरह नहीं मिला है, इसे ट्राइब का दर्जा नहीं दिया गया है, पॉइंट 1। लेकिन नागा कुकी समुदाय जो है इसे ट्राइब का दर्जा दिया गया है, तो लड़ाई का पहला कारण मिल गया। तो मणिपुर की लड़ाई बेसिकली ट्राइब नॉन ट्राइब की लड़ाई है, जहां मेजॉरिटी मैती समुदाय को लगता है कि माइनॉरिटी जो नागा कुकी समुदाय हैं उनके द्वारा सरकारी पदों पर, ठीक है ना, इन पर नियंत्रण कर लिया गया है, रिजर्वेशन के लाभ उठाकर वो शिक्षा में, शिक्षण संस्थाओं में, रोजगार में बहुत आगे निकल गए हैं। मैती असंतोष इसी का कारण है। दूसरा समस्या समझिए, नागा कुकी रीजन में इनर लाइन परमिट या स्थानीय अधिकार लागू हैं, लैंड राइट्स लागू हैं, यानी मैती समुदाय के लोग नागा कुकी पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर जमीन नहीं खरीद सकते, लेकिन नागा कुकी मैदानी भागों में आकर जमीन खरीद सकते हैं। यानी ना सिर्फ ट्राइबल का दर्जा देने में भेदभाव है, बल्कि इनके अधिकारों में भी अंतर किया गया है। नागा कुकी मणिपुर में कहीं भी कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन मैती समुदाय को खरीदने से रोका गया है। तो बेसिकली मणिपुर के संकट के पीछे मूल कारण मैतियों की अनदेखी है, जो मेजॉरिटी हैं। जैसे भारत के संदर्भ में कहते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए बहुसंख्यक हिंदुओं को ताक पर रख दिया गया, तो मणिपुर में कहते हैं कि नागा ट्राइबल को क्या कहेंगे, तुष्टीकरण के लिए मेजॉरिटी मैती पीपल के साथ अन्याय किया गया। और इसी अन्याय के कारण एम विश्वेश्वर नाम के व्यक्ति एक पीपल्स लिबरेशन आर्मी बनाएंगे, जो मणिपुर की सबसे कुख्यात आतंकी संगठन होगी। बहरहाल यदि हम यहां पर देखें तो नॉर्थ ईस्ट में असंतोष का प्रमुख कारण हमने बताया, और ये पहला कारण और सबसे महत्वपूर्ण कारण है। तो पहला विकासात्मक वंचना है, और दूसरा जनजाति बनाम गैर जनजाति क्या है, विवाद है। यहां एक तीसरा एंगल भी आ जाता है। नागा एंड कुकी ट्राइब आर क्रिश्चियन ट्राइब्स, whereas Meiteis are either Hindus or Muslim. So there is a fight between Hindu versus Christian and Muslim versus Christian, और Christian versus both। तो नागा और कुकी क्रिश्चियंस मतलब वो हैं और बाकी दूसरे हैं। तो यहां की लड़ाई में इकोनॉमिक एंगल भी है, यहां की लड़ाई में डेमोग्राफिक एंगल भी है, यहां पर एंगल में लड़ाई में मैती का अनदेखी भी है, और यहां की लड़ाई में कहीं ना कहीं एक कम्युनल एंगल भी है। और ये सब मणिपुर में संकट का कारण है। इसके बाद मणिपुर में संकट का जो अगला कारण आपको उभर कर सामने दिखाई देता है, वह है जनजातियों की आपसी लड़ाई। कुकी कुकीलैंड मांग रहा है, नागा नागालैंड मांग रहा है, और दोनों के जिले एक ही हैं। तो या तो ग्रेटर नागालिम में वो जिले जाएंगे, वरना कुकीलैंड में जाएंगे। तो नागा कुकी की लड़ाई भी आपस में है। तो नागा कुकी आपस में मिलकर मैती से लड़ रहे हैं ऐसा नहीं है, नागा कुकी आपस में भी लड़ रहे हैं, और ये भी संघर्ष का एक कारण है। ठीक, हाल के दिनों में या पिछले 5 सालों में मणिपुर में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे असंतोष बहुत तेजी से उभरा है। इसमें पहला था इनर लाइन परमिट का मामला। मणिपुर का यह कहना था कि भाई आपने बहुत सारे राज्यों को जो है एक तरीके से इनर लाइन परमिट दिया हुआ है। आपने अरुणाचल प्रदेश को दिया हुआ है, नागालैंड को दिया हुआ है, मिजोरम को दिया हुआ है। तो यदि आपने ये इधर वाली पट्टी में अरुणाचल प्रदेश को दिया है, नागालैंड को दिया है और मिजोरम को दिया है, तो हम में क्या समस्या है, हमको भी दे दो। हम भी तो पहाड़ी क्षेत्र हैं, हम भी तो माइनॉरिटी ट्राइब हैं, तो हमको भी इनर लाइन परमिट का सीधा मतलब होता है एक इंटरनल ट्रेवल वीजा। मैं अलग से बात कर लूंगा। तो इनर लाइन परमिट की मांग मणिपुर में गंभीर रूप से उठती रही है, यहां पर आपको ध्यान रखना है। तो एक इनर लाइन परमिट का मामला भी है जो संकट का क्या बन रहा है, कारण बन रहा है। इसके अलावा 2016 में आर्थिक नाकेबंदी की समस्या भी देखी गई। अब यह समस्या क्या थी? हुआ ये कि 2016 में मणिपुर विधानसभा ने एक बिल पारित करके 7 नए जिलों का निर्माण कर दिया, जिनमें से 5 नागा बहुल्य जिले थे। अब जो नागा आंदोलन नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड है और यूनाइटेड नागा काउंसिल है, वहां पर
उन्होंने ये कहा कि एक षड्यंत्र है ग्रेटर नागालैंड के सपने को रोकने का। मणिपुर को डर है कि नागा बहुल क्षेत्र कहीं ग्रेटर नागालैंड का हिस्सा ना बन जाए, इसलिए वो हमारी डेमोग्राफी बिगाड़ना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने नए जिलों का निर्माण किया है। और इसलिए नए जिलों के विरोध को लेकर उन्होंने नेशनल हाईवे 2 एंड 37 को ब्लॉक कर दिया, जिससे वहां आने वाली रसद वगैरह सब रुक गई और वो मतलब भारत से आइसोलेट हो गया। इसे ही आर्थिक नाकेबंदी कहते हैं। ये समय समय पर मणिपुर में होती रहती है, तो ये भी चिंता का एक कारण है। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि मणिपुर में इस समय सबसे ज्यादा टेरर गुट या आतंकी गुट क्या है, काम कर रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ टेरर गुट। और मणिपुर में बढ़ते हुए आतंकी संगठनों की संख्या को देखते हुए ही यहां पर आफ्स्पा लगाया गया। और इसी आफ्स्पा की कहानी मणिपुर की एक महिला के चेहरे में पूरे देश को दिखती है, जिनका नाम है इरोम शर्मिला, जिन्होंने 2000 से 2016 तक लगातार आमरण अनशन किया मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों से आफ्स्पा को। अब आफ्स्पा क्या है हम अलग से बात कर सकते हैं, आफ्स्पा को हटाने के लिए। तो कुल मिलाकर मणिपुर के संकट में बहुत सारे कारण हैं। डेवलपमेंटल डेप्रिवेशन है, नागा कुकी वर्सेस मैती है, मैती की अनदेखी है, नागा और कुकी का आपस में संघर्ष है, इनर लाइन परमिट का मामला है, नए जिलों के निर्माण के बाद आर्थिक नाकेबंदी है। और उसके अलावा हमने कहा जो वहां पर सैन्य कानून लागू किया गया है या सैन्य कानून के तहत आफ्स्पा कानून के तहत जो अधिकार दिए गए हैं वो भी मणिपुर में संकट का कारण है। और इसीलिए मणिपुर इस समय सबसे अशांत राज्यों में से एक है। यहां पर छोटे बड़े जो 44 आतंकी संगठन कार्यरत हैं उन सब ने उनमें से अधिकांश ने 2002 के बाद आपस में विलय भी कर लिया है। लेकिन विलय के बावजूद इस समय आपको ध्यान में रखना है कि मणिपुर में कार्यरत जो प्रभावी आतंकी संगठन है उनमें पहला है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ मणिपुर, जो 1964 में बना था। ये मैती रियासत के विलय का विरोध करता है और ये अलग राष्ट्र की मांग करता है। दूसरा संगठन पीपल लिबरेशन आर्मी है। पीपल लिबरेशन आर्मी ये 1970s में 78 में एम विश्वेश्वर नेता का नाम बता रहा हूं मैं, ये नाम याद रखिएगा क्योंकि यही सबसे बड़ा आतंकी संगठन माना गया मणिपुर का, के नेतृत्व में चलता है। चाइना इसको कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के कारण सपोर्ट करता है और यही सबसे ज्यादा हिंसात्मक घटनाओं को जन्म देता है। और बाद में इसी के झंडे तले मणिपुर के छोटे बड़े दल इकट्ठे होंगे। ठीक। तीसरा, यहां नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, जो नागालैंड वाली संस्था, उसका भी प्रभाव है, जो मणिपुर के क्षेत्रों को नागालैंड में जोड़ने के लिए प्रयासरत है। इसके अलावा यहां नागा यूनाइटेड काउंसिल या यूनाइटेड नागा काउंसिल नाम की भी संस्था है, हालांकि ये पॉलिटिकल आउटफिट है। मैं अभी टेरर आउटफिट्स की बात बता रहा हूं। चौथे लेवल पर नागालैंड में कुकी नेशनल फ्रंट नाम का आतंकी संगठन काम करता है, जो कुकी लोगों के लिए कुकी लैंड की मांग कर रहा है। मतलब एक अलग राज्य चाहिए उसको मणिपुर में। इतना सा तो मणिपुर है, 4-6 राज्य चाहिए इनको, तो वो कुकी लैंड की मांग को लेकर संघर्षरत है। 1987 से ये संगठन काम कर रहा है, जिसका नाम है कुकी नेशनल फ्रंट। ठीक है। अब यहां पर इसके अलावा कुकियों ने एक नया संगठन भी बनाया है, कुकी जालेम गांव। कुकी जालेम गांव जो है, ठीक है, ये कुकी तो राज्य मांग रहा है, कुकी लैंड राज्य है, ये कुकी बहुल क्षेत्रों को लेकर एक राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है। और इसके राष्ट्र के अंतर्गत असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर के क्षेत्र शामिल होंगे। यानी ये असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर और इसके अलावा भी सुनिएगा ध्यान से, म्यांमार में सांगिंग, म्यांमार में सांगिंग, ठीक है, बांग्लादेश में भी इनको क्षेत्र चाहिए, चिटगांव पहाड़ी। इन सब को मिलाकर इनको कुकी राष्ट्र चाहिए। आप इनको देख सकते हैं। तो ये कुकी जालिम गांव, ये एक आतंकी संगठन है जो इस समय चर्चा में है। इसके अलावा
कांगलोई, ठीक है, ये थोड़े अजीब नाम है पर आप याद रखिएगा, ठीक, कांगलोई याओल, ठीक, और तीसरा शब्द यहां जुड़ता है कन्नालुप। ये सब लोकल लैंग्वेज के वर्ड हैं। ये एक संगठन है कांगलोई योल कन्नालुप। ये संगठन और मजेदार संगठन है। इस संगठन का लक्ष्य है कि हम मणिपुर में सामाजिक न्याय वाली, जैसे वो प्रणव नूसिया की बात की थी ना उल्फा में, सोशलिस्ट ऑफ असम, तो ये कहते हैं कि हम सोशल जस्टिस के लिए काम करते हैं और मणिपुर में यदि कोई भ्रष्टाचार करेगा, यदि मणिपुर में अत्याचार करेगा, यदि ये रॉबिनहुड बनते हैं, यदि मणिपुर की जनता के अधिकारों को लूटेगा, अपराध करेगा, ड्रग ट्रैफिकिंग करेगा, आर्म्स ट्रैफिकिंग करेगा, तो हम उसको सीधा कर देंगे, उनके खिलाफ हिंसात्मक कार्यवाही करेंगे। तो ये कांगलोई योवल कन्नालुप नाम का जो ग्रुप है ये भी मणिपुर में सक्रिय है और इस तरीके से अलग अलग गुट अलग अलग जगहों पर मणिपुर में अशांति फैला रहे हैं। लेकिन मूल समस्या अभी भी कुकी, नागा और मैती के चारों तरफ ही घूमती है। यहां पर नागा और कुकी के अधिकार मैतियों के लिए संकट है, पहली बात। दूसरा, नागा कुकी एक ही क्षेत्र को अपने राज्य में बनाना चाहते हैं, ये दूसरा संकट है। और तीसरा संकट ये है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, कि नागा और कुकी ये चाहते हैं कि अलग राज्य बन जाए, लेकिन मैती समुदाय का कहना है कि मणिपुर का विभाजन हमारी लाश पर से होगा। वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात करते हैं क्योंकि उनको डर है कि यदि अलग राज्य का निर्माण होता है तो मैती मेजॉरिटी की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी और उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। और इसलिए भी मणिपुर का संकट धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, गहराता जा रहा है। तो मणिपुर के संकट से जुड़ी जो दो बातें हैं उन पर अलग से चर्चा हो सकती है। एक है इनर लाइन परमिट का मुद्दा। मैंने सरल भाषा में बताया आपको कि यदि इनर लाइन परमिट की बात होगी तो आप बता दीजिएगा कि इनर लाइन परमिट एक आंतरिक यात्रा दस्तावेज के तौर पर है, ये एक इनलैंड ट्रेवल डॉक्यूमेंट के तौर पर है, ठीक, जिसे ब्रिटिशर्स द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सुरक्षित रखने के लिए चलाया गया था। आजादी के बाद भी हमने इनर लाइन परमिट को जारी रखा है और इनर लाइन परमिट अब 4 जगहों पर आपको दिखाई देता है। पहले इनर लाइन परमिट जो दिखाई देता था वो दिखाई देता था अरुणाचल प्रदेश में, दूसरा नागालैंड में और तीसरा मिजोरम में। 2018 में मणिपुर ने भी इनर लाइन परमिट का बिल पास कर लिया है, या मणिपुर में भी इनर लाइन परमिट की क्या मिल गई है, अनुमति मिल गई है। तो मणिपुर चौथा स्टेट बना। हालांकि जब मणिपुर ने इनर लाइन परमिट का बिल पारित किया, जिसके तहत उन्होंने कानून पारित किया था, तो इसका विरोध पहाड़ी क्षेत्रों में किया गया क्योंकि उनको लगा अब इनको भी हमारे बराबर अधिकार मिल जाएंगे। तो हुआ यह कि मणिपुर का मैदान मांग रहा था, वैली मांग रही थी इनर लाइन परमिट, लेकिन जो पर्वतीय भाग थे वो इनर लाइन परमिट के विरोध में थे और लगभग 1.5 साल तक ये बिल पेंडिंग रहा इस राष्ट्रपति के पास। लेकिन अंततः राष्ट्रपति ने इस बिल को अनुमति दे दी है और मणिपुर अब हमारा दिसंबर 2019 में यह अनुमति मिली है और मणिपुर चौथा राज्य बना है जिसके पास इनर लाइन परमिट का अधिकार है। जैसा मैंने कहा कि इनर लाइन परमिट 1873 में बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट के तहत लाया गया एक कानून था जिसका उद्देश्य था कि पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, क्षेत्रीय संप्रभुता और सांस्कृतिक विरासत को संजोकर रखा जा सके। लेकिन इसके पीछे अंग्रेजों का षड्यंत्र था। उनको यह लगता था कि भारत की मुख्य धारा के लोग कहीं आकर यहाँ के ऑयल, नेचुरल गैस, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, हाइड्रो पावर रिसोर्सेज इनको प्रोटेक्ट ना कर लें, तो यहाँ पर कोई भी गतिविधि हो तो हमारी परमिशन से हो, हमारी जानकारी से हो, इसलिए यहाँ अंदर जाने से पहले हमसे अनुमति होनी चाहिए। तो अंग्रेजों ने अपनी आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर ये बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट पारित किया था। यही एक्ट आजादी के बाद इनर लाइन परमिट में बदल जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये इनर लाइन परमिट अभी 4 राज्यों में दिखाई देता है, ठीक है। इनर लाइन परमिट से अलग एक डॉक्यूमेंट होता है जिस डॉक्यूमेंट का नाम है प्रोटेक्टेड एरिया परमिट।
संरक्षित क्षेत्र परमिट। जैसे आप भारत के कई जगहों पर यदि घूमने जाते हैं तो वहां पर तो इनर लाइन परमिट का छोटा भाई है प्रोटेक्टेड एरिया परमिट। आप लद्दाख घूमने जाओगे, हिमाचल प्रदेश के कुछ एरियाज में जाओगे, उत्तराखंड के कुछ एरियाज में जाओगे, जम्मू कश्मीर में यदि आप जाओगे, ठीक है, उसके अलावा आपके राजस्थान में, सिक्किम में, तो यहां पर आपको एक डॉक्यूमेंट, वीजा तो नहीं कहेंगे, एक डॉक्यूमेंट जारी किया जाता है। वो डॉक्यूमेंट आपको ध्यान में रखना है। और हाँ, एक और बात, इनर लाइन परमिट इंडियंस के लिए होता है, यानी भारतीय प्रवासी पर्यटक जब कहीं जाएंगे तो इनर लाइन परमिट है, लेकिन फॉरेनर्स जब जाते हैं उनके लिए जो जारी होता है वो प्रोटेक्टेड एरिया परमिट कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा, जो हमने अलग अलग जगहों के लिए बताया। तो अलग अलग जगहों के लिए तो प्रोटेक्टेड एरिया परमिट फॉरेनर्स के लिए है, इनर लाइन परमिट इंडियंस के लिए है। प्रोटेक्टेड एरिया परमिट जो है वो राजस्थान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में जो आपके सिक्किम में फॉरेनर्स जाते हैं उनके लिए है, जबकि इनर लाइन परमिट हमारे 4 राज्यों के अंतर्गत दिखाई दे रहा है या 4 राज्यों के अंतर्गत ही पाया जाता है। ठीक, हाल के दिनों में ये कहा गया है कि यदि जो इनर लाइन परमिट है और यदि वहां पर सीएए लागू किया जाता है तो इसको लेकर एक विरोधाभास की स्थिति बनेगी, यानी सीएए के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो वैसे भी हमारी सरकार ने इन क्षेत्रों को सीएए के एम्बिट से या परव्यू से बाहर कर दिया है, तो संकट की स्थिति नहीं बननी चाहिए। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो मणिपुर के अंतर्गत इनर लाइन परमिट का मामला एक प्रश्न बन सकता है, और मणिपुर के अंतर्गत ही एफ्स्पा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, इस पर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि आप ये ध्यान रखिएगा कि मणिपुर में एफ्स्पा है, अभी जिन जगहों से एफ्स्पा हटाया गया है, तो 2015 में त्रिपुरा से हटाया था मोदी जी ने, और उसके बाद इसको हटाया गया था आपके अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों से और मेघालय से हटाया गया है। तो अब हम चर्चा ये कर सकते हैं कि एफ्स्पा क्या है। उसके पहले हमको उन 2 स्टेट्स पर बात करनी पड़ेगी जो अब इसके बाद रह जाएंगी। हमने बेसिकली जिन राज्यों पर बात की है वो है असम है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। तो अब त्रिपुरा, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, इन 3 राज्यों पर चर्चा करेंगे। तो यदि हम नॉर्थ ईस्ट असंतोष की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को 2 हिस्सों में बांट कर रख सकते हैं आप, एक शांत और एक अशांत। गंभीर रूप से अशांत में जिन 4 पर हमने बात की उन्हीं की केस स्टडी इंपॉर्टेंट है। इसमें असम है, इसमें नागालैंड है, इसमें मिजोरम है और इसमें मणिपुर है। लेकिन 3 राज्यों को अपेक्षाकृत शांत में रखा जाता है। एक का नाम है मेघालय, दूसरे का नाम है त्रिपुरा और तीसरे का नाम है अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, मेरी बात को साबित करने के लिए मैं प्रमाण दूंगा कि यही कारण है इन 3 राज्यों में आफ्सपा हटाया भी गया है, लेकिन बाकी राज्यों में आफ्सपा दिखाई देता है। तो नाउ वन बाय वन विल डिस्कस दीज स्टेट। लेट अस फर्स्ट डिस्कस स्टेट ऑफ मेघालय। ठीक, मेघालय के अंतर्गत इस बात को ध्यान में रखिएगा कि हमारे संविधान के आर्टिकल 371B के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि गारो, खासी और जयंतिया क्षेत्र को अलग करके मेघालय स्टेट बनेगा। तो मेघालय स्टेट का निर्माण ही जो किया गया था 1972 में, ये निर्माण किया गया था संविधान के आर्टिकल या संविधान के अनुच्छेद 371B के तहत। ठीक है, और यहां पर फिर आगे राज्यपाल के विशेष अधिकारों की भी बात की जाती है। तो मेघालय राज्य का निर्माण किया गया। ठीक, ये एक पर्वतीय राज्य है, ये एक जनजातीय राज्य है, और किस्मत से पर्वत और जनजाति अलग से याद नहीं करनी पड़ती। गारो, खासी और जयंतिया ये पर्वतीय और क्या कहेंगे हम, आदिवासी राज्य के तौर पर यहां पर दिखाई देते हैं। ठीक है, इसको चलिए, अब यहां पर मेघालय में डायरेक्टली इंसर्जेंसी की यदि हम बात करें तो फिर वही है कि मेघालय में संकट का प्रमुख कारण है जनजातियों का आपसी असंतोष। गारो, खासी और जयंतिया अपनी ट्राइबल एग्जिस्टेंस के साथ साथ एक दूसरे के साथ या एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश से भी क्या है, चिंतित हैं। तो मेघालय में संकट का पहला कारण तो यही है कि गारो और खासी अपनी सांस्कृतिक अस्मिता के लिए अलग अलग राज्यों की, अलग अलग स्टेट्स की ये क्या करते हैं, मांग करते हैं। इन्होंने अलग अलग राज्यों की डिमांड की है। 1992 में
हिल नेशनल काउंसिल, ये संगठन का नाम याद रखिएगा, हिल नेशनल काउंसिल। ये खासीलैंड के निर्माण के लिए बना। और उसके बाद 2009 में गारो लिबरेशन आर्मी, ये गारोलैंड की मांग कर रही है, यानी 2 राज्य यहां आंतरिक तौर पर मांगे जा रहे हैं, हालांकि ये बहुत सक्रिय गुटों में नहीं जाने जाते। मेरा मानना है कि नॉर्थ ईस्ट के संकट में मूल कारण आदिवासी संस्कृति के अलावा यह है कि मेघालय जो है वो एक ट्रांजिट रूट है, पर्वतीय क्षेत्र है, वहां बसना कोई नहीं चाहेगा, लेकिन बांग्लादेश के रास्ते जो भी अनैतिक गतिविधियां असम तक होती हैं या भारत के आंतरिक भागों में होती हैं, वो जाती कहां से हैं? मेघालय से। तो मेघालय वो क्षेत्र है जहां से तस्करी के लिए, अवैध शरणार्थियों को लाने के लिए, ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए, गाय की तस्करी के लिए, हथियारों की तस्करी के लिए, मानव की तस्करी के लिए, अवैध लोगों की तस्करी के लिए हब्स बन गए हैं, और इसलिए मेघालय की सुरक्षा जो है वो है खतरे में है। इसके अलावा यहां व्यापार रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए यहां दूसरे क्षेत्रों के लोग भी आकर बसे हैं। आज से शायद 1 या 1.5 साल पहले यहां पर सिख लोगों पर हमले बहुत एक गंभीर कारण बने थे। मतलब यहां आंतरिक बनाम बाहरी का संघर्ष भी मेघालय में चिंता का एक कारण बनकर उभर रहा है। ठीक, इस समय मेघालय में अचिक नेशनल वॉलेंटरी काउंसिल, एक संगठन का नाम बता रहा हूं मैं, अचिक नेशनल वॉलेंटरी काउंसिल, ANVC नाम का एक संगठन है, जिसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ 2014 में शांति समझौता किया है। अचिक नेशनल वॉलेंटरी काउंसिल, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, मेघालय गवर्नमेंट और इस संगठन के बीच शांति समझौता हुआ है, और मेघालय काइंड ऑफ पीसफुल स्टेट है, छोटे मोटे झंझावतों को छोड़कर। और हाल ही में भारत सरकार ने मेघालय से, संपूर्ण मेघालय से आफ्सपा हटाने का भी निर्णय लिया है। तो ये कहानी मेघालय की हुई। मेघालय के बाद हम अगले राज्य पर चर्चा करें, जिसका नाम हो त्रिपुरा। ठीक है, तो त्रिपुरा के बारे में ये याद रखिएगा कि त्रिपुरा त्रिपुरी रियासत, ठीक है, त्रिपुरी रियासत का विलय जब भारत में किया गया तो त्रिपुरा के लोग इससे खुश नहीं थे। इसके अलावा त्रिपुरा की ज्योग्राफी ऐसी है कि वो 3 ओर से बांग्लादेश से घिर जाता है, और इसीलिए जो अवैध तस्करी है, शरणार्थी हैं, गौ तस्करी है, इस संकट से त्रिपुरा सबसे ज्यादा प्रभावित है। तीसरी प्रॉब्लम यह है कि त्रिपुरा में ही सबसे ज्यादा शरणार्थियों को बसाया गया है, चाहे चकमा शरणार्थियों का मुद्दा हो, चाहे ब्रू शरणार्थियों का मुद्दा हो, ये सब त्रिपुरा के अंतर्गत संकट है। त्रिपुरा का एक संकट यह भी है कि त्रिपुरा में गैर त्रिपुरी भाषियों का, यानी बंगाली लोगों का प्रवेश और प्रभुत्व ये बहुत दिखाई देता है, और बंगालियों के एक्सेप्टेंस को लेकर त्रिपुरा में एक विरोध दिखता है, और इसलिए भी त्रिपुरा में संकट की स्थितियां हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि आप चर्चा करना चाहें तो त्रिपुरा में अभी कम्युनल एंगल भी बहुत गंभीर हो गया है। ये बेसिकली पॉलिटिकल लड़ाई थी, जो लेफ्ट वर्सेस राइट की लड़ाई थी। इस लेफ्ट वर्सेस राइट की लड़ाई को, लेफ्ट को प्रो मुस्लिम और राइट को एंटी मुस्लिम के तौर पर प्रोजेक्ट करके त्रिपुरा में कम्युनल एंगल बना। पिछले चुनावों में त्रिपुरा में सांप्रदायिकता की स्थितियां भी गंभीर तौर पर दिखाई दी है। तो ये सब त्रिपुरा के भविष्य के संकट हो सकते हैं, जिन पर बात की जा सकती है। रही बात त्रिपुरा के, तो यहां पर ये हिंसा दिखाई देगी त्रिपुरा के टेरर आउटफिट्स की। तो त्रिपुरा में नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, ये 2 संस्थाएं हैं जो मूल रूप से लड़ाई लड़ती हैं, और इनकी लड़ाई के केंद्र में है बाहरियों को भगाना। ये बंगालियों पर भी हमला करते हैं, बांग्लादेशियों पर भी हमला करते हैं। ये गैर त्रिपुरी भाषा बंगाली भाषी लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। ठीक है, बंगाली भाषी लोगों का विरोध करने। ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स तो अपने वायलेंट एक्शंस के लिए जानी जाती है। नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा जो है, ये 1997 में बनी थी, और 2005 से 2013 के बीच इन्होंने, या 15 के बीच उन्होंने गंभीर लगभग 300 प्लस हमले
इनके माध्यम से देखे जाते हैं। 300 से ज्यादा इन्होंने हमले किए। इन हमलों को देखते हुए भारत सरकार इनसे समझौता करने के लिए आगे बढ़ी और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के अंतर्गत, ठीक है, SD साबिर कुमार देववर्मा, साबिर कुमार देववर्मा ये नेता है, इनके साथ 2019 में, अगस्त 2019 में भारत सरकार ने समझौता किया है। अब आप देखिए मोदी जी इतने एक्टिवली क्यों कह रहे हैं कि मैं त्रिपुरा पीस प्रोसेस का मसीहा हूं, क्योंकि उन्होंने 2014 से लगातार इस पर वो की है। हमने अचिक वाला 2014 का देखा था, 2015 में उन्होंने कोशिश की किसके साथ, नागा अकॉर्ड के साथ, फिर हाल ही में उन्होंने भ्रू प्रत्यार्पण रोड मैप को कंप्लीट किया है, उन्होंने त्रिपुरा में NLFT के साथ समझौता किया है। तो ये सारी चीजें त्रिपुरा की पीस प्रोसेस में जानी जाएंगी। हालांकि त्रिपुरा की बात करते हुए मैं एक व्यक्ति का नाम जरूर उल्लेखित करना चाहूंगा जिनका नाम है माणिक वर्मा या माणिक सरकार। माणिक सरकार वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 1990s से लेकर 2015 तक त्रिपुरा में गुड गवर्नेंस का ऐसा मॉडल दिया कि इतनी अशांति की स्थितियां होते हुए भी त्रिपुरा शांत बना रहा। तो माणिक सरकार मॉडल ऑफ पॉलिटिकल सैनिटी एंड गुड गवर्नेंस, मेजो मॉडल एक मैंने बताया था, माणिक सरकार मॉडल ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल सैनिटी। पॉलिटिकल सैनिटी मतलब एक मुख्यमंत्री है जो वास्तव में हवाई चप्पल पहनता है, वो वास्तव में अपनी बीवी के सरकारी स्कूल वाले घर में रहता है, जो पैदल या रिक्शे पर अपने ऑफिस चला जाता है, जो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के आइडिया को अपनाता है, जो लेफ्टिस्ट होते हुए भी कट्टरपंथी नहीं, उदार है, जो जनता के लिए एक्सेसिबल है। तो माणिक सरकार के बारे में कुछ जगहों पर कहा गया है, पर जो ड्यू वैल्यू भारत के कई नेताओं को मिलनी चाहिए तो नहीं मिली है, उन्हीं में से एक माणिक सरकार है। तो माणिक सरकार मॉडल ऑफ गुड गवर्नेंस भी त्रिपुरा की पीस प्रोसेस का एक कारण देखा जाना चाहिए। अब आखिरी राज्य जो आपका यहां बच जाता है उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश भी हमने कहा है पीसफुल स्टेट के तौर पर ही जाना जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश को पहले 1947 में नेफा के तौर पर रखा गया, 1972 में अरुणाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, नेफा यूनियन टेरिटरी, और 1987 में वो भारत का 25वां राज्य आई थिंक बनेगा और 25th स्टेट के रूप में अरुणाचल प्रदेश एक राज्य के तौर पर सामने आता है और तभी इसका नाम अरुणाचल प्रदेश भी बनता है। ठीक, अरुणाचल प्रदेश में शांति के पीछे, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की यदि हम स्थिति को देखें तो बहुत आकर्षक स्थिति नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के यहां पर म्यांमार का संकट है, यहां पर तिब्बत का संकट है, यहां पर भूटान का संकट है, और यहां से असम, ये स्थितियां बनती हैं। ठीक, तो ये काफी लॉक्ड स्टेट है जहां पर अशांति। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में एक तरफ तो पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है, ठीक है, दूसरी बात ये यूटीज यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के नियंत्रण में रहता है, सेना का प्रभाव यहां ठीक ठाक है, तीसरी बात चीनी एग्रेशन के बाद हमारी यहां पर निगरानी बहुत प्रभावी है, प्रबल है, क्योंकि हमारी ये सुरक्षा का महत्वपूर्ण मामला है। और इन्हीं सब कारणों से यहां पर हम चूंकि एक्सटर्नल, मुझसे कोई एक लाइन में कहे तो मैं कहूंगा हम अरुणाचल प्रदेश में एक्सटर्नल फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे में हम इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े किसी चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जब हम सीमाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं तो आंतरिक सुरक्षा वाला मामला हमारे पास नहीं होना चाहिए। और इसी आधार पर अरुणाचल प्रदेश को मोर और लेस शांत बनाकर रखने की कोशिश की गई है, ठीक है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से कई ऐसे कारण आ रहे हैं जो अरुणाचल प्रदेश को भी वोलेटाइल बना रहे हैं। पहला कारण अरुणाचल प्रदेश में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का है। ये भारत का एक मजेदार राज्य बना जहां राज्यपाल ने अपने अधिकारों का भरपूर दुरुपयोग करते हुए चुनी हुई सरकार को न सिर्फ गिरवाया बल्कि विधानसभा की बजाय स्कूल में विधानसभा लगवा दी, जिसमें बाद में सुप्रीम कोर्ट से फटकार भी खानी पड़ी। अब ये दुरुपयोग इस समय एक्स दल ने किया, इसके पहले वाई दल करता था, तो बदला कुछ नहीं है। सरकार का चेहरा बदलता है, चरित्र कहां बदलता है। दूसरी बात, ऐसा राज्य जो सुरक्षा की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है, वहां सत्ता के लिए पॉलिटिकल खरीद फरोख्त, हॉर्स ट्रेडिंग, ये सब बड़े गंभीर तौर पर चले, तो ये बहुत चिंता का विषय है।
दूसरी बात यह देखी गई है कि अरुणाचल प्रदेश में शरणार्थियों का दबाव बहुत बढ़ रहा है। पश्चिम से भूटानी शरणार्थी आ जा रहे हैं, पूरब से म्यांमार से शरणार्थी आ जा रहे हैं, जनसंख्या कम है। उत्तर के रास्ते तिब्बती शरणार्थी आ जाते हैं, दक्षिण से असम से बोडो शरणार्थी आ जाते हैं। तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों तरफ से परेशान है। और बीच में यहां चकमा, हाजोंग ट्राइब्स को भी बसाया गया है। तो बढ़ते जनसंख्या दबाव को देखकर अरुणाचल की मूल ट्राइब्स बहुत खतरे में हैं। अब से कुछ वर्ष पूर्व अरुणाचल प्रदेश में भी ऑल अरुणाचल स्टूडेंट यूनियन आसू का गठन हुआ, लेकिन आसू ने अभी हथियार नहीं उठाए। उन्होंने राष्ट्रपति को मेमोरेंडम दिया है कि आप हमारे यहां बदलती डेमोग्राफी पर कुछ करिए, वरना हमें उग्र संघर्ष के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो यह अरुणाचल प्रदेश की शरणार्थी चिंता एक बड़ी चिंता के रूप में उभर रही है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा चीनी एंगल हमेशा खतरनाक बना रहता है। आपको जानकारी होगी कि जब जब हमारे प्रधानमंत्री, वित्त, गृह मंत्री, रेल मंत्री अरुणाचल प्रदेश की यात्रा करते हैं तो चीन इसका कठोर विरोध करता है। और भारत सरकार की यह प्राथमिकता में है कि वो अरुणाचल प्रदेश में विकास परियोजनाओं की बाढ़ ला देगी। ये भारत की प्राथमिकता क्षेत्र में से अरुणाचल प्रदेश को लिया गया है। अरुणाचल प्रदेश में पिछले कुछ समय में कौन कौन से विकास कार्य हुए उन पे मैं अलग से एक आपको लिस्ट बता सकता हूं कि ये कार्य अरुणाचल प्रदेश के विकास के लिए हुए हैं। वो हम सरकारी प्रयासों के अंतर्गत बात करेंगे, तो आप इस एंगल को ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में एक और संकट है। अरुणाचल प्रदेश के 3 जिले हैं, तिरप, चांगलिंग और लोंगदोंग। तिरप, चांगलिंग, लोंगदोंग, इन जिलों को ग्रेटर नागालैंड में मिलाने की बात हो रही है, यानी नागा संघर्ष भी यहां पर एक समस्या के तौर पर है। इसके दक्षिणी जिले हैं लोहित और दिपोंग। मैं फिर से कह रहा हूं, दक्षिणी जिले हैं लोहित और दिपोंग। यहां पर नक्सलवादी प्रभाव यहां पर बढ़ रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि यहां नक्सलवादी संकट गंभीरता से गहरा रहा है। तो ये कई कारण हैं। मैंने कहा कि राजनीतिक उठापटक कारण बना, मैंने कहा कि यहां पर चीनी विरोध एक कारण हमेशा से बनता है, यहां शरणार्थियों का आगमन एक कारण बना, यहां लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एक कारण बना, यहां नागा विद्रोह की परिस्थितियां एक कारण बनी हैं। और इन सब कारणों से अरुणाचल प्रदेश भी भविष्य में अशांत राज्य के रूप में बदल सकता है। इसलिए सरकार को यहां विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आंतरिक नहीं बाह्य सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। तो जो 3 शांत राज्य हमने देखे, हमने शांत कहने का कारण ये बताया कि इन 3 शांत राज्यों में, इन राज्यों में हमने आफ्सपा को हटाया है। तो यहां पर एक टॉपिक बनता है कि आफ्सपा क्या है, आफ्सपा के पॉजिटिव क्या है, आफ्सपा के नेगेटिव क्या है, या आफ्सपा को हाल ही में मेघालय और अरुणाचल प्रदेश से क्यों हटाया गया है। तो लेट अस डिस्कस दिस टॉपिक कॉल्ड आफ्सपा फॉर सम टाइम। आफ्सपा का मतलब है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, ये एक एक्ट है जो डिस्टर्ब्ड एरियाज में सेना को विशेष अधिकार या विशेष शक्तियां प्रदान करता है, गिविंग स्पेशल पावर्स टू द मिलिट्री इन डिस्टर्ब्ड एरिया। अब डिस्टर्ब्ड एरिया की अपनी परिभाषा हो सकती है, वहां लॉ एंड ऑर्डर की चिंता है, वहां पब्लिक ऑर्डर की चिंता है, वहां कम्युनलिज्म है, वहां सेपरेटिज्म है, वहां ठीक है ना, टेररिज्म है। तो डिस्टर्ब्ड एरियाज में जो ये कानून है, ये कानून सेना को विशेष शक्तियां प्रदान करता है। ठीक, इसे लागू करने का जो अधिकार है वो अधिकार किसी राज्य के गवर्नर को है केंद्र सरकार के साथ। तो यदि आपसे पूछा जाए कि आफ्सपा को लागू कौन करता है, तो आप कहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। किसकी सहायता से? राज्य के राज्यपाल। राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि होता है, की मदद से आफ्सपा को लागू करता है। इस आफ्सपा के अंतर्गत प्रावधान ये हैं या प्रोविजंस ये हैं कि ये सेना को यह अधिकार देता है कि वह बिना कारण बताए गिरफ्तार कर सकता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन जिसको हम बोलते हैं, या निवारक निरोध। तो बिना कारण बताए गिरफ्तार करने का अधिकार, अरेस्ट का अधिकार। ठीक है, 24 घंटे में अदालत में पेश नहीं किया जाएगा, वकील की सहायता उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी, आपके घर, आपकी गाड़ी को जब चाहे तब सर्च किया जा सकता है। इसके अलावा 5 लोगों से ज्यादा प्लस यदि इकट्ठे हैं
इस पर रोक लगाई जा सकती है, 5 लोगों से ज्यादा उन पर रोक लगाई जा सकती है। ये सारे अधिकार इस कानून के तहत सेना को प्राप्त होते हैं। आपके हथियार रखने के अधिकार को रोका जा सकता है। तो एक तरीके से देखें तो जो आस्पा कानून है वो हमारे संविधान के कई मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, जिसमें आर्टिकल 19 का आर्ट ऑफ क्या कहेंगे आप, राइट टू गैदर है, जमा होने का अधिकार। आर्टिकल 21 राइट टू डिग्निफाइड लाइफ है, क्योंकि ये आपकी लाइफ में डिस्टरबेंस पैदा कर रहे हैं। और सबसे मेन आर्टिकल 22, जहां आपको बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता है या आपको वकीली सहायता से महरूम किया जा सकता है। ठीक है, गोली चलाने का अधिकार होता है, तो जीवन के अधिकार को छीन लेना ये इसके अंतर्गत आएगा। तो आस्पा की अलग अलग धाराएं हैं जिसके अंतर्गत हमारे मूल अधिकारों को छीना गया है। आस्पा के आप सेक्शन अलग अलग यदि देखें तो सेक्शन 4A के तहत गोली चलाने का अधिकार है, जो 21 का उल्लंघन है। 4B के अंतर्गत सर्च का अधिकार है, जो डिग्निफाइड लाइफ के अधिकार को किसी ना किसी तरीके से रोकता है। सेक्शन 121 के अंतर्गत आर्टिकल 19 यानी आपकी पीसफुल गैदरिंग को रोकने का क्या किया गया है, प्रयास किया गया है। इसके अलावा आस्पा जो है वो हमारे मानव अधिकारों का संकट भी है, यानी यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो या यूनाइटेड नेशन के वो समझौते हों जो मानव अधिकार या डिग्निफाइड लाइफ से जुड़े हुए हैं, उनके खिलाफ नजर आता है। और इन्हीं आधारों पर इस कानून का विरोध किया जाता है। अब देखिए, विरोध का मूल तर्क यह है कि इन शक्तियों की आड़ में मिसयूज किया जा रहा है, ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, महिलाओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं, युवाओं को फंसाया जा रहा है। यानी यह कहा जाता है कि सेना इसका दुरुपयोग करती है, दुरुपयोग करके मानवाधिकारों का हनन करती है, जनता को परेशान करती है, महिलाओं का उत्पीड़न करती है, युवाओं को गलत कारणों से गिरफ्तार करके उनका भविष्य खत्म कर देती है। और इसीलिए इस कानून, और सबसे बड़ी चीज, ये कानून अनैतिक है, अंतर्राष्ट्रीय मान्यताओं के खिलाफ है, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के खिलाफ है, मूल अधिकारों के खिलाफ है। तो ऐसे किसी कानून की अनुमति कैसे दी जा सकती है? हालांकि यदि आपको जानकारी हो तो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है, और आर्टिकल 13(2) के तहत यदि वो चाहे तो ह्यूमन राइट्स को के वायलेशन को रोककर 32 के तहत रिट जारी कर सकती है। लेकिन वहीं आर्टिकल 33 में और 34 में ये बताया गया है कि फंडामेंटल राइट्स को कुछ जगह वायलेट होने से भी रोका नहीं जाएगा। और वहीं पर यह लिखा है कि जहां सैन्य कानून, 34 में लिखा हुआ है कि जिन जगहों पर सैन्य कानून लागू होगा वहां फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन का सुप्रीम कोर्ट का अधिकार लागू नहीं होगा। और इस तरीके से सैन्य कानून के दुरुपयोग का विरोध किया जा रहा है। और इस विरोध का प्रतीक, जैसे हमने कहा, इरोम शर्मिला को माना जाता है, जिसने 16 वर्षों तक भूख हड़ताल की और फिर वो पॉलिटिकल वॉर में गई। और विडंबना देखिए, इतना बड़ा चेहरा चुनाव में जमानत नहीं बचा पाया। ये दिखाता है कि हमारी डेमोक्रेसी की मैच्योरिटी का लेवल क्या है, या इरोम शर्मिला वास्तव में मणिपुर के लोगों की प्रतिनिधि थी भी या नहीं। हालांकि ये माना जाता है कि यदि आपको जनता का दिल जीतना है तो उन्हें सेना के कानून से, कठोर कानूनों से बाहर लाना होगा। और इसलिए भारत सरकार ने 2015 में त्रिपुरा में और फिर उसके बाद 2018 में मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों से इस कानून को अलग किया है। लेकिन आपको निष्कर्ष में यही कहना है कि जब तक देश में अशांति होगी, असंतोष होगा, तब तक देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, लोक व्यवस्था के लिए, सुरक्षा के लिए, चाहे निवारक निरोध कानून हो, आर्टिकल 22 से जुड़े प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, चाहे आस्पा कानून हो, चाहे प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट हो, ये सारे कानूनों को बनाए रखना जरूरी होगा। इस आस्पा का एक छोटा भाई भी है और उस कानून का नाम है डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट। और डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट मिनी आस्पा भी कहलाता है। ये डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट उन क्षेत्रों में लगाया जा सकता है जहां अचानक से असंतोष या अशांति की स्थिति है। तो अंतर यह है कि आस्पा सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर के साथ मिलकर लगाती है, लेकिन डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट जो है
या डिस्टर्ब्ड एरिया जो डिक्लेयर करती है वो स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित करके रखा गया है, या अभी कुछ समय पहले गुजरात में सूरत वडोदरा में जो आंतरिक अशांति हुई थी तो डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट लागू किया गया था। तो स्थानीय असंतोष की स्थिति में इसको लागू किया जाता है। रही आफ्सपा की बात, तो आफ्सपा सबसे पहले आपको यदि इसके इतिहास पर जाना है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आफ्सपा प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट से अलग है। भारत में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का ब्रिटिशकालीन उदाहरण रोलेट एक्ट था, और उसके बाद फिर 1950 में निवारक निरोध कानून, 70 में मीसा और कोफेपोसा, 80 में टाडा, 90 में पोटा, और अभी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आया है। जहां तक इसकी बात है, आफ्सपा की बात है, तो आफ्सपा जैसा कानून पहली बार लाने का श्रेय लिनलिथगो को दिया जाता है। लिनलिथगो ने अगस्त क्रांति जिसको बोलते हैं, 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया, और 9 से 12 अगस्त के बीच देश भर में हिंसात्मक घटनाएं होती हैं, पब्लिक असेट्स को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो पहली बार आफ्सपा कानून 9 अगस्त को लिनलिथगो ने लगाया था भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी ठीक है ना, अव्यवस्था को देखते हुए। आजादी के बाद हमने इस कानून को इसलिए जारी रखा ताकि जहां पर भी असंतोष है, विद्रोह है, वहां सेना को आसानी हो काम करने में। तो सबसे पहले हमने नागालैंड में लगाया 1958 में, नागालैंड के अंतर्गत, ठीक है। नागालैंड में इसके पहले 1955 में डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट भी लगा था। उसके बाद हमने पंजाब में लगाया था 1983 में, जम्मू कश्मीर में लगाया था जब 90s के बाद वहां अराजकता फैलेगी 1990 में, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में समय समय पर इसे लगाया जाता रहा था। हाल ही में जैसे हमने कहा कि इसे नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों से हटा लिया गया है। तो यह है आफ्सपा या आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। तो उत्तर पूर्व पर चर्चा के आखिरी हिस्से में हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि भारत सरकार द्वारा उत्तर पूर्व में शांति बहाली के लिए, उत्तर पूर्व में विकास के लिए, उत्तर पूर्व का दिल जीतने के लिए, उसे भारत से जोड़ने के लिए क्या प्रयास किए हैं। पिछले 6 वर्षों में वर्तमान सरकार के द्वारा इस दिशा में गतिमान प्रयास किए गए हैं, इसलिए ये प्रश्नों का एक बहुत महत्वपूर्ण एरिया बन सकता है। इसी दौरान नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन सी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हुई हैं उसका एक अलग से फ्रेमवर्क मैं आपको दूंगा, जो अलग जगहों पर भी काम आ सकता है कि उत्तर पूर्व में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, रोड है, रेल है, एयरपोर्ट है, या फिर बाकी औद्योगिक विकास है, इसके लिए क्या क्या काम किए गए। तो यदि हम उत्तर पूर्व की अशांति के समाधान पर चर्चा करें, ठीक है, तो रणनीति फिर वही हो सकती है। संवैधानिक रणनीति होगी, वैधानिक रणनीति होगी, राजनीतिक रणनीति होगी, प्रशासनिक रणनीति होगी, सुरक्षात्मक रणनीति होगी। तो हम अलग अलग हिस्सों पर चर्चा करके देखते हैं कि वो क्या है। यदि संवैधानिक रणनीति की बात की जाए तो उत्तर पूर्व के क्षेत्रों को 6ठी अनुसूची के अंतर्गत जो विशेष दर्जा दिया गया है और जिसके माध्यम से वहां पर ट्राइबल काउंसिल्स बनाई जा सकती हैं, ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव जोन्स या रीजन्स बनाए जा सकते हैं, इनके माध्यम से आप देखते हैं कि वहां पर शांति बहाली की कोशिश की गई है या वहां की क्षेत्रीय अपेक्षाओं को स्वर दिया गया है। दूसरे हिस्से में आपका आर्टिकल 371 के अंतर्गत दी गई रियायतें आती हैं। पिछले कुछ महीनों में 371 पर चर्चा बहुत मुखर रूप से उभरी। हुआ ये कि नॉर्थ ईस्ट के एक मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि 370 और 35A के बाद अब अगला नंबर 371 का है, और इसीलिए हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को एक साथ आना चाहिए और 371 यानी अपने विशेष दर्जे की रक्षा के लिए एकजुट हो जाना चाहिए। ललथनवाला मुख्यमंत्री का नाम है, ठीक, मिजोरम के मुख्यमंत्री है, उन्होंने ये बात कही थी। इसके बाद नेशनल मीडिया में ये बात इतनी मुखर रूप से उठी कि हमारे गृह मंत्री को स्वयं संसद में जवाब देना पड़ा कि सरकार की कोई मंशा नहीं है कि वो 371 को टच करेगी। 371 से जुड़ी नॉर्थ ईस्ट की परिस्थितियां जम्मू कश्मीर से बिल्कुल अलग हैं। जम्मू कश्मीर का जो विरोध है वो एंटी नेशनल है, जबकि नॉर्थ ईस्ट में सांस्कृतिक रक्षा के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में जो कारण थे उनके कारण देश के अखंडता पर प्रहार हो रहा था, लेकिन नॉर्थ ईस्ट इससे भारत से जुड़ने में मदद होती है, नॉर्थ ईस्ट की स्थानीय आकांक्षाएं पूरी होती हैं, इसलिए उन्होंने स्पष्ट किया कि 371 को छूने की हमारी कोई इच्छा नहीं है। तो ये देखा जाए, ये अलग से प्रश्न आ सकता है कि आर्टिकल 371 उत्तर पूर्व की अपेक्षाओं को कैसे पूरा करता है। तो 371 एक बड़ा आर्टिकल है। 371 के अंतर्गत कुछ राज्यों और उनके क्षेत्रों को विशेष दर्जा दिया गया है, और विशेष दर्जे के अलावा वहां राज्यपालों को विशेष अधिकार भी दिए गए हैं।
तो 371 स्पेशल स्टेटस के साथ स्पेशल राइट्स देता है गवर्नर को। और महत्वपूर्ण बात यह है कि 371 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल राज्य विधानसभा की राय से बाध्य नहीं है, यानी उसकी स्वविवेकी शक्ति है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिएशन पास में है। यानी 371 का यूज करके केंद्र सरकार राज्यपाल के माध्यम से इच्छा अनुरूप काम कर सकती है यदि राज्य विधानसभा की इच्छा ना भी हो। तो 371 के अंतर्गत मूलतः महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों के बारे में बात है। तो 371 बहुत सारे हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहले 371 है, फिर 371 ए से लेकर जे तक प्रावधान किए गए हैं। मैं एक एक करके बताने की कोशिश करता हूं। 371 जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के बारे में राष्ट्रपति को अधिकार शक्तियां प्रदान करता है। महाराष्ट्र का विदर्भ और मराठवाड़ा और गुजरात का सौराष्ट्र और कच्छ रीजन इसके अंतर्गत आता है, जहां राष्ट्रपति विकास बोर्डों का निर्माण कर सकता है या विकास बोर्डों की स्थापना कर सकता है। ठीक। बाद में हिमाचल प्रदेश का एक क्षेत्र भी 371 से जोड़ा गया, आगलैंड क्षेत्र करके है, लेकिन ये बेसिकली महाराष्ट्र और गुजरात से जुड़ा है। 371 ए जो है ये नागालैंड में लैंड राइट्स प्रदान करता है वहां की विधानसभा को, यानी वहां जमीन खरीदने का अधिकार बाहर के लोगों को नहीं होगा। प्लस वहां पर्सनल लॉ नागा जनजाति पर सोशियो इकोनॉमिक मामलों में, सामाजिक धार्मिक मामलों में निजी कानून लागू होगा, वहां भारत का कानून लागू नहीं होगा, ये बात है। इसके अलावा नागालैंड में इनर लाइन परमिट की व्यवस्था भी इसी आर्टिकल से जुड़ती है। 371 बी, जैसा मैंने बताया, मेघालय का निर्माण असम से अलग होकर 371 बी के अंतर्गत किया गया है। 371 सी में मणिपुर के अंतर्गत विकास की बात की गई है। यहां के राज्यपाल को यह अधिकार होगा कि वो पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए काम करे। राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल से कहकर पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए बोर्ड बना सकता है। ये 371 सी में है। 371 डी और ई आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ था, यहां से थोड़ा अलग है लेकिन फिर भी जान लीजिए। ये आंध्र प्रदेश के लोकलाइट्स को एजुकेशन में, जॉब्स में प्रायोरिटी देने की बात करता है। यानी आंध्र प्रदेश के कुछ ट्राइब्स ऐसे हैं जहां नौकरियों में सरकार आरक्षण कर सकती है लोकल लोगों के लिए। 371 एफ सिक्किम के बारे में है, और सिक्किम के बारे में यह अधिकार सिक्किम में जाकर रहने, भूमि खरीदने से परे जाकर यहां तक है कि सिक्किम के लैंड राइट्स के मामले में वहां की विधानसभा के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट और केंद्र की संसद भी बदल नहीं सकती है। यानी पावरफुल लैंड राइट्स सिक्किम को दिए गए हैं 371 एफ के तहत। 371 जी, ठीक है, एफ के बाद जी आता है, ठीक है। ये एक मिनट रोक दे, इसको काटना पड़ेगा। 371 जी मिजोरम क्षेत्र में लैंड एक्विजिशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इसके लिए बाहरी अधिकारों को नियंत्रित करता है, स्थानीय लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। जी के बाद एच जो है ये अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को अधिकार देता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में मुख्यमंत्री को निर्देशित कर सकें। आई जो है वो गोवा विधानसभा में मिनिमम 30 मेंबर्स होंगे, इससे जुड़ा हुआ है। और जे जो है वो हैदराबाद कर्नाटक रीजन में आंध्र प्रदेश की तरह जॉब रिजर्वेशन से जुड़े अधिकारों को प्रदान करता है। तो यदि 371 के अंतर्गत देखें तो 371 ए, बी, सी, उसके बाद एफ, जी, एच, ए, बी, सी और एफ, जी, एच, ये नॉर्थ ईस्ट के विशेषाधिकारों को सुनिश्चित करते नजर आते हैं और इन्हें ही आप संवैधानिक प्रयासों के अंतर्गत देखेंगे। रही वैधानिक प्रयासों की बात, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में आप ये देखेंगे आफ्सपा को लागू किया जाना, ये एक वैधानिक निर्णय था। नागालैंड से लेकर बाकी राज्यों तक फिर हटाया जाना, हमने चर्चा की। उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट 1967 के तहत लगभग 14 संगठनों को बैन किया गया है, ये इसके अंतर्गत आएगा। उत्तर पूर्वी राज्यों में विकास के लिए पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरियाज, अनुसूचित क्षेत्र जो 5वीं 6वीं अनुसूची के हैं वहां पर पंचायती राज को 5वीं अनुसूची में एक्सटेंड करने के लिए यहां पर ट्राइबल एरियाज में तो पीसा कानून, पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरिया कानून को लाया गया है। वो वन अधिकार संरक्षण कानून जो है जनजातियों का 2006 वाला, वो यहाँ लागू होता है। 2013 वाला भूमि अधिग्रहण कानून यहाँ पर पावरफुल कानून के तौर पर देखा जा सकता है। तो ये वैधानिक मामले हो जाएंगे जिनके माध्यम से सरकार ने प्रयास किया है। वैधानिक के बाद
तीसरे हिस्से पर कूटनीतिक प्रयास जो नॉर्थ ईस्ट से जुड़े हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कूटनीतिक या डिप्लोमेटिक एफर्ट्स नॉर्थ ईस्ट से जुड़े महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि भारत सरकार ये जानती है कि ये लैंडलॉक्ड पड़ोसी राज्यों से घिरा क्षेत्र है, तो यदि यहाँ पर दूसरे राज्यों के साथ जोड़कर काम नहीं किया जाएगा देशों के साथ तो दिक्कत होगी। और कूटनीतिक प्रयासों में सबसे पहला प्रयास लुक ईस्ट पॉलिसी है जो 90s के दशक में नरसिम्हा राव के समय शुरू हुई और इस नीति को फिर वाजपेयी जी आगे लेके गए। वर्तमान सरकार ने लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट में बदला है, जिसका मतलब है उत्तर पूर्वी साउथ ईस्ट एशिया के दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ प्रगाढ़ संबंध बनाना, आर्थिक संबंध, सामरिक संबंध, तकनीकी संबंध। ठीक इसी लुक ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत गंगा मीकांग सहयोग को देखा जाता है जो कल्चरल एफिनिटी का मामला है, हिंदू संस्कृति से जोड़कर इसे देखा गया है और विस्तार की बात की गई है। इसके अलावा आसियान के स्थायी मेंबर बनने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आसियान के सहयोगी सदस्य के रूप में हमारा बन जाना ये महत्वपूर्ण है। हम आसियान के रास्ते एपेक तक जाना चाहते हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक संगठन के तौर पर है, ये भी सरकार के कूटनीतिक प्रयासों का हिस्सा होगा। सरकार के कूटनीतिक प्रयासों में ट्रांस एशियन रेल मार्ग है जो मणिपुर से होकर, बर्मा से होकर साउथ ईस्ट एशिया तक बिछाने की बात है। ट्रांस एशियन हाईवे है जो यहां से प्रस्तावित है। इसके अलावा यहां पर ऑयल एंड नेचुरल गैस पाइपलाइंस की जो अनुमति दी गई है, बर्मा में और बांग्लादेश में भारी मात्रा में ऑयल एंड नेचुरल गैस मिलता है, तो यहां पर पाइपलाइन डिप्लोमेसी के तहत सरकार द्वारा काम किया जा रहा है, भारी निवेश किया जा रहा है पाइपलाइंस के निर्माण पर, तो ये यहां पर एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा संकट जो नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ हमारे पास था वो पहुंच का संकट था, और पहुंच के संकट के लिए हमने कई स्तरों पर काम किया है और यहां पर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट फैसिलिटी, कलादान मल्टी मोड ट्रांजिट फैसिलिटी, ये पूरा शब्द याद रखिएगा, ये अलग से प्रश्न बन सकता है। अब यहां स्थिति क्या है ये समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ठीक है, ये इस ढंग से यहां पर बनाएंगे। ये आपका बांग्लादेश है, ठीक है, और ये आपका म्यांमार का हिस्सा है। तो हमने कहा यहां से आने में तो 22 किलोमीटर की पट्टी है और यहां से हमेशा आना संभव नहीं हो पाता है, ठीक है। तो हमने ये कोशिश की कि क्यों ना ये कलकत्ता है, कलकत्ता से पहले हुगली नदी के सहारे, फिर इंडियन ओशन के सहारे, ये हुगली है, फिर ये इंडियन ओशन है, हम बर्मा के सितवे पोर्ट तक जाएं और फिर इस सितवे पोर्ट से होते हुए ठीक कलादान रिवर के सहारे, कलादान नदी के सहारे हम आगे बढ़ें और आगे बढ़कर फिर एक हाईवे के रास्ते, हाईवे समझ रहे हैं, हम मिजोरम में प्रवेश करें, यानी यहां मिजोरम पहुंच जाए। अब इसे मल्टी मोड क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पहले नदी है, फिर सागर है, फिर बंदरगाह है, फिर नदी है और फिर कलादान नदी जहां से खत्म होती है वहां पर हमने लगभग 129 किलोमीटर का हाईवे बनाया है। तो ये हाईवे जो है वो 129 किलोमीटर का है। ये जो कलादान रिवर में हम ट्रांसपोर्ट करेंगे ये 158 किलोमीटर का है और यहां से होकर जब हम आएंगे, ठीक है, इंडियन ओशन से होकर ये 539 है। इसको टोटल भी यदि हम कर लें तो ये ज्यादा से ज्यादा 600-700 किलोमीटर होता है, जबकि यदि यहां से घूमकर यहां जाना है पहाड़ से होते हुए तो ये 1500 किलोमीटर है। मतलब आधा रास्ता हो जाएगा। तो व्यापार करना हो, ह्यूमन ट्रांसपोर्ट हो, ये जो कलादान मल्टीमोड ट्रांजिट फैसिलिटी है ये हमारे लिए चमत्कारिक सिद्ध होने वाली है। ये कलकत्ता को सितवे पोर्ट से जोड़ते हुए मिजोरम तक लेकर जाएगी, मिजोरम की राजधानी तक लेकर जाएगी। ये एक फैसिलिटी है जो बहुत प्रभावी मानी जा रही है। इसी प्रकार का दूसरा काम जो हमने किया है, यहां पर ध्यान रखिएगा, फिर यहां पर कलकत्ता है, ठीक है, और कलकत्ता से हमें अगरतला जाना है। अगरतला मतलब ये क्या है? त्रिपुरा है। अब नाम बदल दूंगा मैं, ठीक है, ये वाला हिस्सा भी हटा दो, ये है अगरतला, त्रिपुरा। तो अभी यदि कलकत्ता से त्रिपुरा जाना है तो लगभग 1590 किलोमीटर चलना पड़ता है।
आप सोचिए यहां तो और भी ज्यादा होगा, मैं 1500 बोल रहा था। ठीक, हमने बांग्लादेश के रास्ते एक पैसेज ले लिया है कि हम बांग्लादेश से होते हुए अगरतला तक जाएंगे। तो ये जो कलकत्ता त्रिपुरा हाईवे है या कलकत्ता अगरतला हाईवे है, इसे अकूरा नाम की जगह है बांग्लादेश में, वहां से होकर गुजारा गया है। और ये रास्ता जो है, ये रास्ता 499 किलोमीटर का है। तो एक नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचने में हमने अगरतला पहुंचने के लिए काम किया है, फिर यहां मिजोरम हमने आइजोल पहुंचने के लिए काम किया है। बाकी नॉर्दर्न जगहों पर जाने के लिए तो ऊपर का रूट भी सफिशिएंट हो सकता है। तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ी दिक्कत पहुंच की थी। तो ये वाला जो हाईवे है 2010 से बांग्लादेश के साथ इस पर काम चल रहा है और इसका नाम है अगरतला अकूरा कलकत्ता हाईवे। अगरतला अकूरा कलकत्ता हाईवे एक ये है, और दूसरा हमने कहा कलादान मल्टीमोड प्रोजेक्ट। तो ये पहुंच वाला जो मामला है ये डिप्लोमेटिक इसलिए माना जाएगा, डिप्लोमेटिक के अंतर्गत मैं इसको लूंगा, क्योंकि इसके द्वारा हमने विदेशों के दूसरे देशों के साथ समझौता करके ये प्रयास किया है कि हम अपनी पहुंच को नॉर्थ ईस्ट में मजबूत कर सके। हालांकि सितवे पोर्ट तक जब तक हम पहुंचे, चीन यहां पर काफी निवेश कर चुका था, वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो उसकी नीति है, भारत घेरने की नीति, उसके तहत। तो यहां पर बर्मा में चीन का निवेश हमारे लिए चिंता का विषय है और इसीलिए कलादान परियोजना उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ रही है। लेकिन फिर भी हम ग्रेजुअली आगे बढ़ रहे हैं, इसको आप बता सकते हैं। तो ये आपका कूटनीतिक प्रयासों के अंतर्गत होगा। तो हमने संवैधानिक प्रयास बताए, हमने वैधानिक प्रयास बताए, फिर हमने आपके कौन से कूटनीतिक प्रयास बताए, ठीक है। और इसके बाद सरकारी विकासात्मक प्रयास सबसे महत्वपूर्ण है, और डेवलपमेंटल रणनीति जो है वो हमारी सरकार की बहुत महत्वपूर्ण है। तो डेवलपमेंटल रणनीति के तहत क्या क्या किया जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। विकासात्मक रणनीति, याद रखो किसी भी जगह विद्रोह को दूर करने के लिए दो ही रणनीतियां होती हैं, एक होती है डेवलपमेंटल और दूसरी होती है डिफेंस। इसके अलावा जो तीन रणनीति थी उन पर हम चर्चा कर चुके थे। एक चर्चा हमने की है आपकी कूटनीतिक पर, इसके पहले संवैधानिक पर और वैधानिक पर। तो 5 हिस्सों में आप सुधार या प्रयास बताएंगे। डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी के अंतर्गत हमने सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में, ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, अधोसंरचना के विकास को केंद्र में लिया। और अधोसंरचना के विकास में हमने सड़कों का निर्माण, रेलवे का निर्माण, हवाई यातायात का निर्माण, ठीक, या फिर विद्युत के प्रदाय करने की स्थितियां, संचार तंत्र का निर्माण, इन सब पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया। 2008 में नॉर्थ ईस्ट विजन 2020 को लाया गया, नॉर्थ ईस्ट विजन 2020, जिसके तहत इन सारी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की बात की गई, ठीक। 2009 में, फिर से मैं कह रहा हूं, 2008 में नॉर्थ ईस्ट विजन 2020, 2009 में स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पैकेज, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पैकेज। 2010 में तय किया गया कि प्लान्ड एक्सपेंडिचर का 9% नॉर्थ ईस्ट पर खर्च किया जाएगा। प्लान्ड एक्सपेंडिचर का मतलब जो योजनागत व्यय होता है, हालांकि अब तो हमने हटा दिया योजनागत गैर योजनागत, लेकिन ये कहा गया 9% नॉर्थ ईस्ट पर ही खर्च किया जाएगा, ठीक है। इसके आगे चलकर हमने, जो हमारी वर्तमान सरकार है, उसने विकास के लिए नॉर्थ ईस्ट एरिया में 2017 के बाद 2-3 परियोजनाएं शुरू की हैं, ठीक। इसमें हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो 1970s में हुआ था, उसको 2017 में नए तरीके से परिभाषित किया गया है। तो पहाड़ी क्षेत्र विकास योजना 2017 यहां पर आप बताएंगे। इसी प्रकार आकांक्षापूर्ण जिले, एम्बिशियस डिस्ट्रिक्ट जो हैं, 14 जो है आकांक्षापूर्ण जिले की पहचान की गई है नॉर्थ ईस्ट के इलाके में। हमारी स्मार्ट सिटीज में से 8 स्मार्ट सिटीज नॉर्थ ईस्ट में बनाई जा रही हैं। तो स्मार्ट सिटीज की स्थापना को इसके अंतर्गत बताया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काउंसिल या उत्तर पूर्व में औद्योगिक विकास के लिए NEIDS, नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम के तहत 2017 से 20 के बीच 3000 करोड़ रुपए यहां औद्योगिकरण पर खर्च किए जाने थे। तो ये एक स्थिति के उसके तौर पर बताया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमको ना सिर्फ विकास कार्य करना है बल्कि जनता को इसका एहसास करवाना है, और इसको कहते हैं सिविक एक्शन प्लान। तो सिविक एक्शन प्लान के तहत यहां ITBP, असम राइफल्स के जो जवान हैं वो यहां पर
क्या कहेंगे, सड़क निर्माण का कार्य कर रहे हैं, यहाँ स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, यहाँ स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से जोड़ रहे हैं, यहाँ एजुकेशन से जोड़ रहे हैं, यहाँ हेल्थ से जोड़ रहे हैं, यहाँ स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, यहाँ पर आपदाओं के समय मदद कर रहे हैं, ताकि लोगों का दिल जीता जा सके, भारत के प्रति उनके विरोध को बदला जा सके, उनके आग्रह को बढ़ाया जा सके, भारत के प्रति प्यार को बढ़ाया जा सके। ठीक, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को वापसी का रास्ता देने के लिए भारत सरकार ने बहुत प्रभावी योजना 2016 में कही, जिसे कहा गया आत्मसमर्पण सह पुनर्वास योजना। ये योजना आगे चलकर नक्सली सरेंडर का भी मॉडल बनी। तो 2016 की आत्मसमर्पण सह पुनर्वास योजना जो है, इस योजना के तहत आप यदि सरेंडर करते हैं तो आपको बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी। इस योजना का आइडियल मॉडल त्रिपुरा में तैयार किया गया, जहां पर यह कहा गया कि यदि आप सरेंडर करते हैं तो आपके परिवार की सुरक्षा, ये पहली बात है। दूसरी बात, आपको एक मुश्त 2.5 लाख रुपए, जिस लेवल के आप आतंकी उग्रवादी होंगे उस हिसाब से 2.5 लाख रुपए देने की बात है। तीसरा, 36 महीने तक 4,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। ठीक, प्रोफेशनल स्किल ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाएगा, आपके आवास की व्यवस्था की जाएगी, आपके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, आपके पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। ये सारी बातें इतनी आइडियल हैं, मतलब देयर में बी पीपल हु में से कि चलो एक बार पहले उग्रवादी बनता हूं फिर आत्मसमर्पण करूंगा, क्योंकि नौकरी से अच्छा तो यही है। तो यही मॉडल आगे चल के नक्सलवाद में, तो नॉर्थ ईस्ट का आत्मसमर्पण सह पुनर्वास मॉडल भी बहुत पॉपुलर मॉडल है, जिसके अंतर्गत बात की गई है। तो ये सारी विकासात्मक बातें हैं जिनके अंतर्गत काम किया गया है। इन विकासात्मक बातों के अलावा हमने कहा कि वहां इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए मोदी गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में क्या किया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के तौर पर पूछा जा सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बाय मोदी गवर्नमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यदि ये अलग से पूछा जाए तो आप ये कहिए कि इंफ्रा डेवलपमेंट के 3 हिस्से होते हैं, रोड लिंक, रेल लिंक और एयर लिंक। ठीक, जहां तक रोड लिंक की बात है या रोड से जुड़े हुए जुड़ाव की बात है, तो यहां पर बहुत सारे, मतलब 10,500 किलोमीटर के रोड निर्माण की परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें इम्फाल मोरो परियोजना है। मोरो से हम बर्मा की सीमा तक पहुंच जाएंगे और ट्रांस एशियन हाईवे का रास्ता बन जाएगा। इसमें दीमापुर कोहिमा परियोजना है, ये एक महत्वपूर्ण परियोजना के तौर पर देखी जाती है। ठीक है, तो दीमापुर वो परियोजना है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश का जो हमारा हिस्सा है, वहां पर बड़े पैमाने पर विकास कार्य किए जा रहे हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में रोड डेवलपमेंट के लिए 2020 में अभी जब गए थे अमित शाह जी, 50,000 करोड़ रुपए की एक मुश्त राशि इन्होंने प्रस्तावित की। और अरुणाचल प्रदेश का ये वाला जो इलाका होता है जो चीन से जुड़ा हुआ है, यहां पर पूरे में एक हाईवे बनाए जाने की योजना है, जिसका नाम होगा, ठीक, अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे। अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे। अब नेचुरली ये फ्रंटियर हाईवे जो है ये पूरा तिब्बती सीमा से जुड़ेगा। अभी इस अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे को कनेक्ट करने के लिए अंदर के भागों से, मैं ये एक शब्द लिख रहा हूं ZK, ये नाम याद रखिएगा, जोराम कोलारियांग, जोराम कोलारियांग हाईवे का निर्माण किया गया है। ये जोराम कोलारियांग हाईवे है जो इसको कनेक्ट कर रहा है। ठीक, 20 किलोमीटर का ये हाईवे आपको अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे के साथ क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण परियोजना है जो अरुणाचल प्रदेश में चलाई जा रही है। ठीक है, इसके अलावा आपको यह ध्यान रखना है कि रोड कनेक्टिविटी को, रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए बहुत सारे ब्रिजेस या पुल भी प्रस्तावित हैं। भूपेन हजारिका ब्रिज, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश अलग से क्वेश्चन हो सकता है, तो ये भी अरुणाचल असम को कनेक्ट करने वाला ब्रिज है, भूपेन हजारिका ब्रिज। दूसरा ब्रिज जो है वो है सिसेरी रिवर ब्रिज।
सिसेरी रिवर ब्रिज, ये दूसरा ब्रिज है जिस पर चर्चा की जा रही है। और इससे ज्यादा पॉपुलर ब्रिज है बायोरंग, BYORUNG, बायोरंग। बायोरंग ब्रिज जो है, या बायोरंग ब्रिज जो है, ये सिंगल लेन स्टील केबल ब्रिज है, इंडिया का पहला सिंगल लेन स्टील केबल। ये आर्किटेक्चर में उसमें सिविल आर्किटेक्चर का हिस्सा है जिस पर बोला जाता है सिंगल लेन स्टील केबल ब्रिज है। तो महत्वपूर्ण पुलों का निर्माण अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र पर किया गया है। अब देखिए, इन सब पर पहले पुल बनाए गए, रोड बनाई गई, लेकिन जैसे ही हमने ये अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे की घोषणा की है, अब चीन का रिएक्शन बहुत स्ट्रांगली सामने आ रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि ये चीन की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी का हनन है, क्षेत्रीय संप्रभुता का हनन है। इससे भारत और चीन के बीच विश्वास बाधित होगा और इसके कारण द्विपक्षीय समझौतों पर भी असर पड़ेगा, जो भविष्य में संकट का कारण बनेगा। तो पहली बार जो अमित शाह जी की विजिट, पहले नरेंद्र मोदी जी की विजिट हुई, उसको थोड़ा डाइल्यूटेड तरीके से इन्होंने कहा, लेकिन अमित शाह जी ने अभी 2020 में विजिट करके जो 50,000 करोड़ से इतनी सारी परियोजनाओं की बात की है, इसके बाद चीन अब स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहा है। तो भविष्य में ये देखने को होगा कि किस तरीके से अरुणाचल प्रदेश के विकास कार्य को साकार रूप दिया जाता है, क्योंकि चीन इसके साथ बहुत सहमत नहीं है। लेकिन अमित शाह जी ने क्लियर कर दिया, उन्होंने एक IIT कैंपस की भी घोषणा की है अपनी उसी उसमें, और एक और चीज उन्होंने डिक्लेयर किया है कि अरुणाचल प्रदेश में एक एयरपोर्ट बनाया जाएगा जिसका नाम है तेजू एयरपोर्ट। तो तेजू एयरपोर्ट की घोषणा भी इसी के अंतर्गत की गई है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में सड़क निर्माण से जुड़े काम ये बड़े पैमाने पर आप चाहें तो ये बता सकते हैं कि इस दौरान देखे जा रहे हैं। हालांकि डेवलपमेंटल वर्क के अंतर्गत रेल लिंक भी एक महत्वपूर्ण एरिया होता है, और वर्तमान स्थिति के अनुसार हम ये देखें तो नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ 3 राजधानियां रेल लिंक से जुड़ी हुई हैं, गुवाहाटी, ईटानगर और आपका अगरतला। अगरतला यानी त्रिपुरा, गुवाहाटी मतलब असम, और जो आपका ईटानगर है वो अरुणाचल प्रदेश। इन 3 राज्य, लेकिन पहाड़ी जो चारों हैं, आपका नागालैंड की कोहिमा हो गई, मणिपुर की इम्फाल हो गई, मिजोरम की आइजोल हो गई, है ना, और मेघालय की राजधानी जो है शिलोंग, यहां तक अभी रेल लिंक नहीं पहुंची है। तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन बन सकता है। अब इन क्षेत्रों तक रेल लिंक पहुंचाने के लिए हमने बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं, बहुत एम्बिशियस बातें कही हैं। हमारे वर्तमान रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने कहा है कि हम नॉर्थ ईस्ट में छोटे बड़े 491 रेल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं, जिसमें 6.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। और 2021 तक हमारी सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना पूरी हो जाएगी। अभी वैसे हर राज्य में रेल है, लेकिन एक राज्य जहां तक रेल पहुंच नहीं पाई है वो मिजोरम है। मिजोरम की बाउंड्री तक जाती है, बरबी करके जगह है मिजोरम की बाउंड्री में, तो मिजोरम की बाउंड्री तक तो ये जाती है, लेकिन मिजोरम पहुंच नहीं पाती है। तो मिजोरम की राजधानी आइजोल को जोड़ने का जो काम है वो 2021 तक पूरा हो जाएगा। इसे आइजोल तक तो नहीं जाएगी, आइजोल के पास साइरंग नाम की जगह है, तो बारबी साइरंग प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। तो आपका यहां पर मतलब मिजोरम से थोड़ा बाहर, तो बारबी साइरंग प्रोजेक्ट के तहत 2021 तक रेल लाइन पहुंचने की योजना है या पहुंचाने की योजना है। ठीक, ऐसी ही दूसरी योजना सिक्किम से जुड़ी हुई है, ठीक है, जहां पर गैंगटोक को रेल लिंक से जोड़ने की बात है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर गैंगटोक को जोड़ना बहुत आसान काम नहीं होगा। इम्फाल को जोड़ने के बाद इम्फाल तक रेलवे लाइन ले जाने का काम 65% पूरा हो चुका है, और इम्फाल से मोरे को जोड़ा जाएगा, जिससे ट्रांस एशियन रेलवे की परिकल्पना भी साकार हो। तो इम्फाल मोरे हाईवे भी है और इम्फाल मोरे रेल लाइन के विकास की भी बात की जा रही है। इसी प्रकार नागालैंड में दीमापुर के पास तक रेल जा चुकी है, लेकिन दीमापुर से हमको शिलोंग लेकर जाना है, वो शिलोंग कह रहा हूं सॉरी, कोहिमा लेकर जाना है, नागालैंड की राजधानी। तो कोहिमा के पास एक जगह है जुब्जा, ZUBZA। तो आप ये कह सकते हैं दीमापुर जुब्जा प्रोजेक्ट भी यहां पर चल रहा है। तो आप इस तरीके से वहां पर भी रेलवे लाइन ले जाने की बात की जा रही है। तो ऑल द एरियाज जो अभी बच गए हैं रेल लिंक कनेक्टिविटी से, उनको भविष्य में जोड़ दिया जाएगा, ऐसे सरकार की मंशा है। एयर कनेक्टिविटी में जैसा हमने कहा कि सबसे बड़ा एयरपोर्ट वहां पर बारदोली, ठीक है ना,
लोक जननायक भारत एयरपोर्ट जो है, गुवाहाटी का जो एयरपोर्ट है वो है, उसका 1200 करोड़ रुपए देकर एक्सपेंशन किया जा रहा है, नए टर्मिनल्स बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिक्किम में पैक्योंग, PAKYONG, पैक्योंग एयरपोर्ट गैंगटॉक में बनाया जा रहा है, जो सबसे ऊंचे एयरपोर्ट्स में से एक होगा, ठीक है, लगभग 5000 फीट की ऊंचाई पर। और तेजू एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो ये वो सारे काम हैं जो डेवलपमेंटल वर्क्स के अंतर्गत आप बता सकते हैं। ये अलग से इंटरनल सिक्योरिटी से परे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से विकासात्मक कार्य नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में किए जा रहे हैं, ठीक है। अब नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत जो प्रयास सरकार के हैं उसमें आखिरी हिस्सा जो सुरक्षात्मक रणनीति का है, और सुरक्षात्मक रणनीति के तहत वो सारी बातें आएंगी। यहाँ सैन्य बलों की तैनाती बढ़ाई जा रही है। अभी असम राइफल और ITBP को मर्ज कर दिया गया है ताकि उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़े। इसके अलावा सैन्य समझौते किए जा रहे हैं, जो विभिन्न प्रकार के जो शांति समझौते किए जाते हैं वो इसी के अंतर्गत देखे जा सकते हैं। यहाँ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की लगभग 469 बटालियन और कोबरा की 10 बटालियन तैनात हैं, ठीक है। सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जा रहा है, पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए काम किया जा रहा है। तो इन सारे, और इसके अलावा यहाँ सैन्य अभ्यास भी सरकार के द्वारा दूसरे देशों के साथ मिलकर, म्यांमार के साथ मिलकर, बांग्लादेश के साथ मिलकर किया जाता है। तो ये सारे सैन्य कार्यों के अंतर्गत आएंगे। कुल मिलाकर नॉर्थ ईस्ट को शांत करने के लिए, नॉर्थ ईस्ट को भारत से जोड़ने के लिए आपको सुरक्षात्मक, विकासात्मक और भावनात्मक तीनों स्तरों पर काम करना पड़ेगा। सुरक्षात्मक, विकासात्मक तो ठीक है, आपको भारतीय भावनाओं से नॉर्थ ईस्ट के लोगों को जोड़ने की कोशिश करनी पड़ेगी। उनके अंदर जो वंचना की भावना है, जो विद्वेष की भावना है और जो भारत में ना स्वीकारे जाने की भावना है, उस भावना को दूर करना होगा। नॉर्थ ईस्ट विजन या नॉर्थ ईस्ट संकट का ये जो टॉपिक था, मेरे विचार से थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो इस टॉपिक को संयम के साथ सुने, पढ़ें। आप ये समझें कि इस टॉपिक के साथ हमने इनर लाइन परमिट, आफ्स्पा, आर्टिकल 371 और डेवलपमेंटल वर्क इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ये 3-4 सब टॉपिक्स आसानी से कर लिए हैं। तो ये टॉपिक आपको अलग अलग जगहों पर उपयोगी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।